तो ये कहानी है एक ऐसे सैलरी मैन की जिसे डीमन लॉर्ड खुद समन करता है अपनी डीमन आर्मी का एक जनरल बनाने के लिए। लेकिन बात यह है कि ये सैलरी मैन के पास कोई ताकत नहीं है, ना ही ये कोई सुपर ह्यूमन है। ये बस एक मामूली सा नाकाम निठल्ला सैलरी मैन है। तो डीमन लॉर्ड ने इसे सम्मन क्यों किया, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खतरनाक जगह का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हम डार्क किंग को देखते हैं। सामने आओ मेरे डीमन आर्मी के 4 इलाइट जनरल्स। सबसे पहले आती है इन्फर्नो असेलेंट उलमेंड्रा, फिर आता है आर्कमेज ऑफ स्ट्रॉम्स सिल्फिड, फिर आता है अर्थन वेस्टियन जीनोम, और वो चौथा जनरल जो हमारी डीमन आर्मी का बल और गौरव बनेगा, जिसके जरिए हम इस पूरी दुनिया पर राज कर पाएंगे, द चूजन इलाइट जनरल, जिसे मैं दूसरी दुनिया से सम्मान करूंगा। वो जिसके पास पानी की ताकत होगी। मेरे सामने आओ। जिसके बाद पानी का एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर सबके सामने आता है वो चौथा मेंबर, मैनेजर देनोसुके उचिमुरा। लो भैया, ये आ गया दूसरी दुनिया का एक सैलरी मैन, बेचारा। हेलो गाइस, मैं हूँ देनोसुके उचिमारू, एक मामूली सैलरी मैन। मैं अलग अलग कंपनी में जाकर अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी प्रमोशंस मुझे नहीं, मेरे कलीग्स को मिलता। और फिर एक दिन मुझे मिला ट्रांसफर ऑर्डर कि मुझे विदेश जाना पड़ेगा। और ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि कंपनी के मैनेजर को देनोसुके बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके बाद देनोसुके निकल जाता है विदेश जाने के लिए। लेकिन वहां आकर वो देखता है कि इस जगह की हालत बहुत ही बुरी है। वो यहाँ के लोगों को समझाता है, साथ ही अपनी कंपनी से मदद मांगता है क्योंकि यहाँ पर लोगों की कमी है, लेकिन कोई उसकी एक बात नहीं सुनता। इसीलिए जो उसके कंपनी के लोग थे उन्होंने भी देनोसुके पर कभी भरोसा नहीं किया। देनोसुके को लग रहा था कि वो विदेश जाकर भी अगर अपनी पूरी मेहनत करेगा तब सब कुछ सही हो जाएगा, और इसी वजह से देनोसुके ने दिन रात ना देखते हुए बस अपना काम किया। देनोसुके की मेहनत देख उसके कलीग्स भी उसका साथ देने के लिए आ गए। धीरे धीरे काम सही होने लगा, लेकिन तभी देनोसुके को पता चला कि फिर से उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। उस जगह की ओर जाते हुए देनोसुके के जहन में एक ख्याल आता है कि आखिर मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ। तभी एक पापा की परी आकर देनोसुके में स्कूटी मार देती है। बेचारा देनोसुके हवा में उड़ जाता है और फिर देनोसुके सीधा पहुंचता है यहाँ। अपने आसपास के लोगों को देख बेचारा बहुत डरा हुआ है, मैं कहाँ हूँ और ये लोग कौन है। लेकिन तभी डार्क किंग कहता है, तुम्हारा स्वागत है देनोसुके उचिमुरा, और आज से तुम मेरे 4 इलाइट जनरल्स में से एक हो। ये सोचता है कि क्या डीमन जनरल, वो भी मैं, पर क्यों। डार्क किंग कहता है, देनोसुके अब तक तुमने जहां पर भी काम किया है तुमने वहां अपनी काबिलियत दिखाई है। मैंने तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, तुम मेरी आर्मी में एक जनरल बनने के लायक हो, और मैं खुद द डार्क किंग मेरी डीमन आर्मी में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम मेरे 4 इलाइट जनरल्स में से एक हो और यहाँ तुम्हें बहुत फायदे मिलेंगे। तुम्हें काम के लिए जो चाहिए होगा मैं उसका इंतजाम करूंगा। तुम अपने अनुसार अपने सबऑर्डिनेट्स चुन सकते हो। देनोसुके कहता है कि अरे ये सब तो बहुत बढ़िया है, और डार्क किंग उससे ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे ऑफर को ठुकराना चाहते हो तब मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगा। तो तुम्हारा फैसला क्या है देनोसुके उचिमारू। ये सुन पहले तो देनोसुके खुश हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो याद करता है कि अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ है। कंपनी में कभी भी किसी ने उसकी इज्जत नहीं की। फिर देनोसुके कहता है, मेरी दुनिया में कभी किसी ने मेरे काम की इज्जत नहीं की। शायद उनकी नजरों में ना ही मेरा काम और ना ही मैं कोई मायने नहीं रखते थे, और मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसे एक नाकाम शख्स को आप जैसे डार्क किंग की आर्मी में एक जनरल बनने का हक है। लेकिन डार्क किंग कहता है, वो सब बेवकूफ थे जिन्होंने तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचाना, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कितने काबिल हो। तुम्हारी मेहनत का एक एक कतरा तुम्हारी काबिलियत की गवाही देता है। और मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारी पिछली कंपनी या उसके एम्प्लॉय ये तय नहीं कर सकते कि तुम कितने काबिल हो, और ना ही तुम खुद ये कह सकते हो कि तुम नालायक हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो अब फैसला करो देनोसुके, क्या तुम बेवकूफों के लिए काम करके हमेशा पीछे रहोगे या फिर मेरी सेवा करके आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अब इससे पहले कि देनोसुके कुछ कहता, उलमेंड्रा कहती है, डार्क किंग मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस जैसा एक कमजोर इंसान आपके किस काम का। ये दोनों जनरल्स भी उलमेंड्रा की बात से सहमति रखते हैं। डार्क किंग कहता है, ओह तो तुम तीनों का ये कहना है, चलो ठीक है, तो हम इसका टेस्ट लेते हैं।
हम तुम्हारी योग्यताओं की परीक्षा लेंगे। बेचारा डेनोसुके घबरा जाता है और इससे पहले कि वो डार्क किंग से कुछ कहता, ओलमेंड्रा कहती है, अब आएगा चीजों में मजा। मैंने सुना है कि दूसरी दुनिया के लोगों में खास ताकतें होती हैं और मैं वो ताकतें देखना चाहती हूँ। और इसके बाद वो पूरी ताकत से डेनोसुके में लात मारने वाली होती है। डेनोसुके को लगता है कि अब तो मैं गया भैया। लेकिन तभी डार्क किंग आकर उसे रोक देता है और कहता है, अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखो। बेचारे को जरा ध्यान से देखो, वो डर की वजह से बेहोश हो चुका है। और साथ ही मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक मामूली इंसान है, इसमें कोई खास ताकतें नहीं है। ओलमेंड्रा कहती है, आप एक मामूली इंसान को अपनी डीमन आर्मी का जनरल बनाना चाहते हैं? मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। हमारी डीमन आर्मी में सिर्फ मॉन्स्टर्स हैं और ये बस एक मामूली इंसान। कोई भी डीमन या मॉन्स्टर मौका पाते ही इसे मार के खा जाएगा। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ओलमेंड्रा एक डीमन है और जीनोम एक डेमी ह्यूमन, जिस वजह से ना जाने क्यों इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी डीमन लॉर्ड कहता है कि मुझे इस इंसान से जादुई ताकतें नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ रिसोर्सफुलनेस चाहिए। तभी होश में आकर डेनोसुके कहता है, नहीं नहीं, मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे उसकी एक लात में वो मरने वाला था। डार्क किंग कहता है, मैं बस तुम्हारी काबिलियत देखना चाहता हूँ। डेनोसुके को लगता है कि अब उसका कोई अदर वर्ल्डली एंट्रेंस एग्जाम होगा, लेकिन डार्क किंग कहता है, इस वक्त हमारी डीमन आर्मी आसपास की जनजातियों से समझौता करने की कोशिश कर रही है, जैसे सैलामेंडर जनजाति या वेयरवुल्फ जनजाति। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत का विषय माइनोटॉर जनजाति के साथ है और यही तुम्हारा एग्जाम होगा। तुम्हें माइनोटॉर जनजाति के साथ एक सही समझौता करना होगा और उनका भरोसा जीतकर उन्हें हमारी डीमन आर्मी में शामिल करना होगा। बाकी जानकारी तुम ओलमेंड्रा से ले सकते हो। जिसके बाद डार्क किंग यहाँ से चला जाता है। अब बेचारा डेनोसुके तो शौक में होता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और एक तो ये लड़की मुझ पर इतनी गुस्सा क्यों है। ओलमेंड्रा कहती है, बस यहाँ मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, तुम अपने एग्जाम में पास नहीं होने वाले। डेनोसुके मन में कहता है, इसने सही कहा, मैं बस एक नाकाम सैलरीमैन हूँ जिसके पास कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन तभी उसे डार्क किंग की कहीं बातें याद आती हैं और वो कहता है, नहीं, मैं हमेशा से एक ऐसा बॉस चाहता था जिसे मेरी जरूरत हो, और उस डार्क किंग का कहना है कि उसे मेरी जरूरत है। मैं उसकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तभी ये लोग उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां पर माइनोटॉर ट्राइब का चीफ रुका हुआ है, और ये कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। और हो भी क्यों ना, माइनोटॉर बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं और ओलमेंड्रा को पूरा यकीन होता है कि डेनोसुके उस माइनोटॉर चीफ के पैरों तले आकर कुचला जाएगा। जिसके बाद वो दरवाजा खोल देती है। अब डरा होने के बावजूद भी डेनोसुके अपनी हिम्मत जुटाता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने माइनोटॉर चीफ आता है, उसकी फट जाती है बहुत बुरे तरीके से, और बेचारा माइनोटॉर के पैर के नीचे आकर पतंग बन जाता है। लेकिन असल में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन माइनोटॉर चीफ को अपने सामने देखकर डेनोसुके सच में बहुत ज्यादा डरा हुआ है। लेकिन तभी ओलमेंड्रा उस माइनोटॉर चीफ की ओर जाने लगती है, डेनोसुके को ये दिखाने के लिए कि नेगोशिएशंस कैसे की जाती हैं। ये देख डेनोसुके को लगता है कि अब मैं बच जाऊंगा, और सच में मिस ओलमेंड्रा कितनी अच्छी हैं। लेकिन जब ओलमेंड्रा उस चीफ से बात करती है और वो उसकी बात नहीं सुनता, तब वो वहीं गुस्सा करने लगती है। माइनोटॉर चीफ भी ओलमेंड्रा की तरह गुस्सैल होता है। डेनोसुके कहता है, हो गई इनकी बातचीत, अब चलो चलते हैं। और ये दोनों ही कमरे के बाहर आ जाते हैं। ओलमेंड्रा कहती है, पहले तो बातचीत सही चल रही थी, लेकिन जब कंडीशंस की बात आई तब वो ना 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 कहने लगा, यहाँ तक कि वो हमारी डीमन आर्मी के साथ लड़ने के लिए भी तैयार है। मैंने कितनी बार आकर उसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार वो बस नहीं नहीं कहता है। और पता नहीं वो अपने साथ ये कचरा क्यों लाया अपने कमरे में फैलाने के लिए। सारी की सारी गलती उसकी है। वैसे अब मैं सब तुम पर छोड़ती हूँ। और ये कहकर मोहतरमा वहाँ से चली जाती हैं। अब बेचारा डेनोसुके क्या करेगा। डेनोसुके कह रहा है, अब सब कुछ मुझ पर है, मैं उससे कैसे बात करूंगा। मुझ जैसा इंसान उस खतरनाक क्रिएचर से कैसे बातचीत करेगा। अब जब उसे कुछ समझ नहीं आता, वो सीधा जाता है बार में। डेनोसुके बार में आकर एक कुर्सी पर बैठकर एक टॉवल से अपना मुंह पोंछता है और इसके बाद शराब पीते हुए सोचने लगता है कि अगर क्लाइंट बातचीत करने से इनकार कर दे तब क्या करना चाहिए। शायद एक ऐसा ही केस मैं पहले भी देख चुका हूँ। क्लाइंट उस वक्त मेरी बात सुनने से भी इनकार कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में देखकर मैंने उसे समझने की कोशिश की। जिसके बाद डेनोसुके चैन से शराब पीता है और इसके बाद वहाँ से चला जाता है। वो फिर से उसी जगह पर आता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरी ओर ओलमेंड्रा डार्क किंग को आकर बताती है कि हमेशा की तरह चीफ माइनोटॉर ने इनकार कर दिया और मुझे नहीं लगता कि वो इंसान कुछ कर पाएगा।
डार्क किंग कहता है चलो देखते हैं। लेकिन इसके बाद जब उल्मेंड्रा उसी जगह पर वापस आती है तब वो देखती है कि डेनोसुके वहाँ सामने रखी हुई घास को थैलियों में भर रहा है। वो कहती है तुम यहाँ से भागे नहीं, तुमने देखा ना वो हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन डेनोसुके कहता है मिस उल्मेंड्रा आप बहुत जल्दी हार मान रही हैं। बातचीत के दौरान ये मायने नहीं रखता कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो साइज में आपसे कितना बड़ा है। समझौता सही से ना होने की वजह हमेशा गलतफहमी होती है और उस गलतफहमी को मैं सिर्फ आई कांटेक्ट बनाकर ही दूर कर सकता हूँ। इसलिए बस आप मुझे देखिए। और यहाँ उल्मेंड्रा डेनोसुके को बस देखती रह जाती है कि ये पहले से बिल्कुल बदला हुआ लग रहा है। जिसके बाद डेनोसुके दरवाजा खोल के कमरे में चला जाता है और फिर जब अगले दिन सुबह होती है तब उल्मेंड्रा अंदर आकर कमरे को देखती है। वहाँ पर ना ही माइनोटॉर चीफ होते हैं ना ही डेनोसुके। उल्मेंड्रा को लगता है कि शायद समझौता ना होने की वजह से इनके बीच झगड़ा हो गया होगा। लेकिन तभी पीछे से डेनोसुके आता है। उल्मेंड्रा चिल्लाते हुए कहती है तुमने हमारे डीमन कैसल में क्या ये चारों ओर कचरा फैला कर रखा है? और माइनोटॉर चीफ कहाँ गए? कहीं वो चले तो नहीं गए? डेनोसुके बताता है कि इस वक्त माइनोटॉर चीफ डार्क किंग के साथ अपना एक पैक्ट एग्रीमेंट बना रहे हैं। यानी कि दोस्तों डेनोसुके ने माइनोटॉर चीफ को डीमन आर्मी के साथ जुड़ने के लिए मना लिया है। ये बात सुन उल्मेंड्रा बहुत हैरान होकर पूछती है कि क्या सिर्फ एक रात में? मेरी बात तो उसने कभी नहीं सुनी, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? यहाँ पर डेनोसुके एक कहावत कहता है जो उल्मेंड्रा को समझ नहीं आती। और इसके बाद ये लोग उसी कमरे में आते हैं जहाँ पर डार्क किंग और माइनोटॉर चीफ के बीच पैक्ट बनाया जा रहा है। यहाँ डेनोसुके कहता है मिस उल्मेंड्रा आपको लग रहा था कि माइनोटॉर चीफ हमारे साथ समझौता नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी नजरों में समझौता सही से हो रहा था। मुझे याद है जब एक बार मैं विदेश की कंपनी के साथ नेगोशिएशन के लिए गया था तब मैंने उन्हें बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। इसीलिए मुझे लगने लगा कि अब ये समझौता नहीं होने वाला। लेकिन तभी अचानक उस आदमी ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि उनके लिए इमोशनल और अच्छे डिस्कशंस ज्यादा मायने रखते हैं। इसीलिए जब हम किसी टॉपिक पर ज्यादा डिटेल में बात करते हैं तब ये एक पॉजिटिव गेस्चर होता है, क्योंकि डिटेल में बात करने पर ही गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं। मैंने माइनोटॉर चीफ की आंखों में आंखें डालकर बात की। तब उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम उनसे नेगोशिएशन की बात करने जाती और गुस्सा कर बैठती तब उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये गुस्सा क्यों कर रही है। और इसके अलावा माइनोटॉर ट्राइब के लोगों को घास पर लेटना पसंद होता है, और क्योंकि उनके कमरे में घास नहीं थी इसीलिए वो सही से सो नहीं पाए, और सही से ना सोने की वजह से ही वो थोड़े गुस्से में रहते। यानी कि उल्मेंड्रा माइनोटॉर चीफ को सही से समझ नहीं पाई। लेकिन माइनोटॉर चीफ आकर कहता है कि इसमें मेरी भी गलती है, हम दोनों ही एक दूसरे को सही से समझ नहीं पाए, माफ करना। और इसके बाद वो उल्मेंड्रा से हाथ मिलाता है और डेनोसुके को शुक्रिया कहता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइनोटॉर चीफ अपनी घास लेकर यहाँ से चला जाता है और तभी इनके पास डार्क किंग आकर कहता है मैंने कहा था ना कि डेनोसुके में काबिलियत है, तुमने बहुत अच्छा काम किया डेनोसुके, और मैं तुम्हारा हमारी डीमन आर्मी में एज एन इलाइट जनरल स्वागत करता हूँ। अपना हाथ उठाओ डेनोसुके। डेनोसुके अपना हाथ उठाता है, जिसके बाद डार्क किंग अपनी मैजिकल पावर से एक ब्रेसलेट बनाकर उसे डेनोसुके को पहना देता है। ये वो निशानी है जिससे हर कोई जान जाएगा कि डेनोसुके डीमन लॉर्ड की आर्मी में 4 इलाइट जनरल्स में से एक है। आगे डार्क किंग कहता है तुम्हें किसी और की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना काम जिस तरह से सही लगे वैसे करो। ये सुन डेनोसुके कहता है शुक्रिया डार्क किंग। लेकिन तभी उल्मेंड्रा डेनोसुके की ओर कुछ इस तरह इशारा करती है, लेकिन इसे समझ ही नहीं आता। बेवकूफ, मैं कह रही हूँ कि अपना हाथ उठाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अपने हाथ उठा लेते हैं और ये कहती है मैं उल्मेंड्रा हूँ द इन्फर्नो असैलन। ये कहता है और मैं डेनोसुके उचिमुरा हूँ, विदेश से आया मैनेजर। दोस्तों इसी तरह खुद को इंट्रोड्यूस करके उल्मेंड्रा के क्लैन के लोग अपने नए दोस्तों का स्वागत करते हैं। लेकिन तुम इसका कोई गलत मतलब मत निकाल लेना, मुझे अब भी तुम्हारी काबिलियत पर शक है। वो कहता है ठीक है। और इसके बाद एक साथ आगे बढ़ते हुए उल्मेंड्रा कहती है आगे की सारी नेगोशिएशंस भी तुम्हें ही करनी है डेनोसुके। वो कहता है हाँ बिल्कुल मिस उल्मेंड्रा। और ये देख डार्क किंग कहता है इसी तरह एक दूसरे की मदद करते हुए हमारी डीमन आर्मी और भी ताकतवर बनेगी। लेकिन अभी भी हमारी आर्मी पूरी नहीं हुई है और हमारी एकमात्र उम्मीद डेनोसुके उचिमुरा है, वो उम्मीद जो हमें रास्ता दिखाएगी और हमारा वर्चस्व पूरी दुनिया में लहराएगी। और हाँ, इसी के साथ ये एपिसोड 1 एंड होता है।
एपिसोड 2 की शुरुआत में हम डेनोसुके को देखते हैं, जो सोच रहा था मुझे इस दूसरी दुनिया में सम्मन किया गया है, वो भी डीमन आर्मी का एक जनरल बनाकर, और अब मेरे पास खुद का ऑफिस भी है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी मिलेगा। लेकिन मैं अभी भी काफी परेशान हूँ, क्योंकि ना जाने डार्क किंग को मुझ जैसे नाकाम और निठल्ले सैलरी मैन में ऐसा क्या दिख रहा है जो उन्होंने मुझे अपना एक जनरल बना लिया। लेकिन इसके बाद जैसे ही डेनोसुके खिड़की खोलता है, उसके कमरे में काफी सारे डीमन चमगादड़ आ जाते हैं और डर के मारे वो जोर से चिल्लाता है। अब इसके बाद डेनोसुके डिसाइड करता है कि उसे दूसरे जनरल्स के साथ अपने तालमेल अच्छे से बनाने होंगे, इसीलिए सबसे पहले वो सिल्फिड के पास आता है। लेकिन तभी एक लड़की दरवाजा खोलकर पूछती है कि तुम कौन हो। ये कहता है मेरा नाम डेनोसुके है और हाल ही में मैं 4 ग्रेट जनरल्स में से एक बना हूँ और मैं यहाँ मिस्टर सिल्फिड से मिलने आया हूँ। लेकिन वो लड़की बताती है कि इस वक्त मिस्ट्रेस सिल्फिड यहाँ नहीं है, यानी कि सिल्फिड एक लड़की है और मैं बेलिंडा हूँ, उनकी असिस्टेंट, और मैं उन्हें आपके आने के बारे में बता दूंगी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। डेनोसुके कहता है अरे इनसे तो मैं नहीं मिल पाया, चलो दूसरे के पास चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ उलमैंड्रा आ जाती है और वो डेनोसुके को बताती है कि डार्क किंग उसे बुला रहे हैं, उसके लिए एक नया काम आया है। अब अगले सीन में डार्क किंग डेनोसुके को बताते हैं कि अब उसे ओग्रे ट्राइब के साथ समझौता करना होगा। हमारी डीमन आर्मी एक एमर्जिंग फोर्स है, इसीलिए हमें चारों ओर के आसपास के इलाकों से मदद चाहिए होगी ताकि हम और भी ज्यादा ताकतवर बन पाएं। और इस वक्त डेमी ह्यूमंस में ओग्रे ट्राइब काफी ज्यादा प्रभावशाली है और उनकी मिलिट्री फोर्स हमारे जितनी ही ताकतवर है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़कर काम नहीं करना चाहते और उन्हें अपना दुश्मन बनाकर हमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब तक काफी लोग ओग्रे ट्राइब को समझाने के लिए जा चुके हैं, लेकिन हर बार वो मानने से साफ इनकार करते थे। लेकिन मैं जानता हूँ तुम ये काम कर लोगे डेनोसुके। जाओ, जाकर ओग्रे ट्राइब के साथ समझौता करो। उलमैंड्रा कहती है मुझे इस बार भी तुम्हारा साथ देने के लिए चलना पड़ेगा, लेकिन मैं इस वजह से तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी कि मुझे तुम्हारी चिंता है। लेकिन इसके बाद जाते हुए उलमैंड्रा कहती है डेनोसुके हम दोनों ही बिग 4 का हिस्सा हैं, इसीलिए हम एक और बार एक साथ काम करेंगे। डेनोसुके कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे पहले मिस जीनोम से जाकर मिलना है, क्योंकि मिस जीनोम ही डेमी ह्यूमन फोर्सेस की लीडर हैं और ओग्रे ट्राइब भी डेमी ह्यूमंस में आती है, तो शायद मिस जीनोम हमारी कुछ मदद कर पाए। लेकिन तभी उलमैंड्रा अब डेनोसुके के साथ जाने से मना कर देती है, ये कहकर कि उसे कोई और काम याद आ गया है। डेनोसुके कहता है ठीक है, तब मैं अपने काम पर जाता हूँ और तुम अपने काम पर जाओ। लेकिन हम साफ देख सकते हैं कि उलमैंड्रा किसी बात से तो नाखुश हुई है, जिसके बाद हम कुछ डेमी ह्यूमंस को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। और इसके बाद मिस जीनोम सभी डेमी ह्यूमंस से कहती हैं तुम सभी की फाइटिंग स्किल्स दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही हैं, अब तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। और इसके बाद वो डेनोसुके से जाकर पूछती है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ ओग्रे ट्राइब के बारे में पूछने आया हूँ, क्योंकि डार्क किंग ने अब मुझे ओग्रे ट्राइब के साथ समझौता करने के लिए कहा है। जो सुन मिस जीनोम कहती हैं कि ओग्रे ट्राइब के चीफ ओगुरे को समझा पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उसे एक डिक्टेटर भी माना जाता है। बाकी सब तुम खुद देख लेना और जल्दी से मेरी नजरों के सामने से इस वाहियात चीज को हटाओ, क्योंकि उस जैसी डीमन को देख मेरे सबऑर्डिनेट्स को अच्छा नहीं लग रहा। तभी डेनोसुके अपने पीछे देखता है कि उसके पीछे बहुत ही ज्यादा गुस्से में उलमैंड्रा होती है। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं मिस उलमैंड्रा। वो कहती है तुम्हें आने में देर हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई। और तुमने मुझे वाहियात चीज कैसे कहा। तुम्हारे कान बंद करने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो, मैं कुछ कह रही हूँ। डेनोसुके सोचता है कि क्या यार, ये हमेशा गुस्सा करती रहती है। जिसके बाद हमें ओग्रे ट्राइब का महल दिखाया जाता है, जहाँ के गार्ड्स ने इन दोनों को अंदर जाने से रोक दिया है, क्योंकि जब तक इनके चीफ इन्हें परमिशन नहीं देते ये दोनों अंदर नहीं जा सकते। जो देख डेनोसुके सोचता है डार्क किंग ने सही कहा था, ये नेगोशिएशन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन तभी डेनोसुके ये देख घबरा जाता है कि फिर से उलमैंड्रा को गुस्सा आने लगा है। लेकिन तभी अंदर से एक फीमेल ओग्रे आकर कहती है आप दोनों ने इतना इंतजार किया, उसके लिए शुक्रिया, अब आप दोनों अंदर आ सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों उस लड़की के साथ अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पर आते वक्त डेनोसुके अपने चारों ओर देख रहा था। तभी उलमैंड्रा उससे कहती है कि चौकन्ने रहना, क्योंकि ओग्रे ट्राइब काफी ज्यादा ताकतवर है और इस बार हमें काफी दिक्कत होने वाली है। डेनोसुके मन में कहता है मिस जीनोम ने ये खुद कहा है कि ओग्रे चीफ को उसके दुश्मन एक डिक्टेटर मानते हैं। जिसके बाद ये लोग एक और गेट के सामने पहुंचते हैं और इसके आगे इन दोनों को ही जाना होगा। जिसके बाद ये दोनों इस कमरे के अंदर जाने लगते हैं
और अंदर आते ही इन्हें सामने दिखाई देता है ओग्रे ट्राइब का चीफ ओगुरे। इन दोनों को देख ओगुरे कहता है, तुम चिरकुट हमेशा मेरी इजाजत के बिना आते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम लोगों को कोई इजाजत नहीं देने वाला। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो हमारी आर्मी के सामने सरेंडर कर दो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई समझौता करूं तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे कदमों में अपने डार्क किंग का सिर लाकर रखना होगा। लेकिन उसकी ये बात सुन उल्मेंड्रा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी देनुसुके उसे रोक देता है और खुद कहता है, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें जो ऑफर दिया है हम उसके बारे में जरूर सोचेंगे। और इसके बाद वो उल्मेंड्रा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब बाहर आकर उल्मेंड्रा अपना पूरा गुस्सा निकालती है, वो बुढ़ा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। लेकिन देनुसुके उल्मेंड्रा को समझाता है कि वो ओग्रे चीफ यही चाहता है, वो हमें गुस्सा दिलाकर इस नेगोशिएशन को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। भले ही उस ओग्रे चीफ को हमारे साथ समझौता करने में कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन वो एक क्लैन का लीडर है और लीडर होने के नाते वो नहीं चाहेगा कि उसके ट्राइब को बेफजूल में ही खतरे का सामना करना पड़े। इसीलिए वो अपनी बातों से हमें गुस्सा दिलाकर डार्क किंग से यही कहेगा कि तुमने ये कैसे लोग भेजे थे नेगोशिएशन के लिए, मुझ पर ही चिल्ला कर गए हैं। उल्मेंड्रा पूछती है, क्या तुम्हें उसकी बातों से गुस्सा नहीं आया? वो कहता है, हाँ बिल्कुल आया, लेकिन इस वक्त हमें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना इससे डार्क किंग को परेशानी हो सकती है। अगर इस वक्त वो हमारे साथ समझौता नहीं करना चाहते तब हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे, वरना इससे बात और बिगड़ जाएगी। सो उल्मेंड्रा पूछती है, तो अब हम क्या करें? अब इससे पहले कि देनुसुके कुछ सोचता, ये मोहतरमा यहाँ आ जाती हैं और ये ओ लुलू है, ओगुरे की बेटी। ये जान उल्मेंड्रा कहती है, अब तुम हमसे क्या चाहती हो? ओ लुलू कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पिता ओगुरे को उनकी गद्दी से हटवा दो। अरे भैया ये क्या हो रहा है? अगले सीन में ओलुलू इन दोनों को इनके महल के उस कमरे में लेकर आती है जहाँ पर सारा खाना रखा होता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता क्योंकि इस वक्त इनकी ट्राइब में काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ तक कि कई सारे लोगों को तो पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा। जो जान देनुसुके कहता है, मुझे लग ही रहा था, मैंने देखा कि उन गार्ड्स के आर्मर थोड़े टूटे हुए हैं। कैसल में भी चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और अक्सर बड़ी कंपनियों के साथ ऐसा ही होता है। जब तक चेन ऑफ कमांड सिंपल रहती है सब कुछ सही चलता है, लेकिन इसके टूटने के बाद दिक्कतें आना शुरू होती हैं और यही इस वक्त यहाँ हो रहा है। और ओग्रे ट्राइब की सभी दिक्कतों का हल डीमन आर्मी के साथ मिलकर ही निकाला जा सकता है, लेकिन मेरे पिता किसी की बात ही नहीं सुन रहे और इसके अलावा वो बीमार भी हैं और इसी वजह से उनसे मिलने से पहले आपको इतना इंतजार करना पड़ा। वो भले से ही सबके सामने ये दिखा रहे हों कि वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इस वक्त उनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पिता का बचना मुश्किल है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारी ओग्रे ट्राइब भी नहीं बचेगी, इसीलिए प्लीज कुछ कीजिए। देनुसुके कहता है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुमने जो किया वो गलत है। चाहे कुछ हो जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी मेंबर को उनके पर्सनल अफेयर्स के बारे में किसी अनजाने शख्स को नहीं बताना चाहिए, लेकिन तुमने तो अपने बॉस की हालत भी हमें बता दी। तुम्हें भले ही अपने पिता की चिंता हो रही हो, लेकिन तुम एक चीफ की बेटी हो, तुम्हें ऐसी बातों पर और ध्यान देना चाहिए। जो सुन ओलुलू कहती है, आप तो सच में बहुत ही अच्छे हैं जो मुझे मेरी गलती बता रहे हैं। मैं लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, इसीलिए प्लीज मिस्टर देनुसुके उचिमुरा आप मुझसे शादी कर लीजिए और हमारी ओग्रे ट्राइब के नए चीफ बन जाइए। ये बात सुन देनुसुके के होश उड़ जाते हैं और उल्मेंड्रा गुस्से में आग बबूला होने लगती है। देनुसुके कहता है कि आप ये क्या कह रही हैं? वो कहती है, हमारी ट्राइब का हर एक मेंबर मेरे पिता के साथ है और हमारी ओग्रे ट्राइब को बचाने का सिर्फ अब एक रास्ता है, वो है आपकी मेरे साथ शादी। मुझसे शादी करके आप ओग्रे ट्राइब के नए चीफ बन जाएंगे। लेकिन तभी बीच में उल्मेंड्रा आ जाती है, प्लीज हमें इस बारे में सोचने का वक्त दीजिए। जिसके बाद हम देनुसुके को उसके ऑफिस में देखते हैं। मैं क्या करूं, ओग्रे चीफ मेरी बात नहीं सुन रहे और उनकी बेटी, यार मैं क्या करूं। अब यहाँ देनुसुके कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगता है, इसीलिए उसकी नजरों के सामने सिर्फ एक उपाय आता है, बार। और अगले सीन में हम देनुसुके को बार में शराब पीते हुए देखते हैं। वहाँ पर उल्मेंड्रा भी होती है और तभी अचानक वो देनुसुके से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है जंगल का सबसे खतरनाक जानवर शेर ही है ना? लेकिन ये अंकल कह रहे हैं कि वो गोरिल्ला है। ये बारटेंडर कहता है, गोरिल्ला ढपला पीट कर सबको बता देता है कि वो कहाँ है। जो बात सुन उल्मेंड्रा हैरान हो जाती है
और इसके बाद वो एक ऐसा फैक्ट बताती है जो शेर को वाकई दूसरे जानवरों से महान बनाता है, वो है उसका गौरव। और तभी डेनोसुके के दिमाग में क्लिक होता है, गौरव। और अब प्रेजेंट में वो कहता है, चलो अब ये डील करने चलते हैं। अब सुबह होते ही डेनोसुके यहाँ से जाने के लिए निकलने वाला है। वहाँ उल्मेंड्रा भी आ जाती है। डेनोसुके कहता है, तुम्हें इतनी सुबह बुलाया, माफ करना। वो कहती है, कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं। डेनोसुके कहता है, पहले हम ओग्रे ट्राइब नहीं बल्कि कहीं और जाएंगे। बैठो, मैं रास्ते में सब बताता हूँ। जिसके एक हफ्ते बाद ओग्रे ट्राइब में हमें पता चलता है कि ओग्रे चीफ इन दोनों को खुद अपने पास बुलाता है और गुस्से में पूछता है, आखिर दूसरी जातियों ने डीमन आर्मी को ज्वाइन कैसे किया। यहाँ डेनोसुके मुस्कुराता है और फिर हमें पता चलता है कि बग्घी में बैठकर डेनोसुके उल्मेंड्रा को बताता है कि पहले हम दूसरी जातियों को अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले ओग्रे ट्राइब दूसरी जातियों को संभाले रहती, लेकिन अब उनकी खुद की हालत खराब है और हमारे इस मिशन का नाम होगा ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग होल्ड। और अब प्रेजेंट में उल्मेंड्रा को समझ आता है कि आखिर डेनोसुके ने वो सब क्यों किया। डेनोसुके पहले भी इस स्ट्रेटजी का यूज कर चुका है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी डेनोसुके से बातचीत करने से भी मना कर रही थी, लेकिन इसके बाद डेनोसुके ने उस बड़ी कंपनी के आसपास की छोटी कंपनियों को अपने साथ जोड़ लिया। जिसके बाद उस बड़ी कंपनी ने डेनोसुके को सामने से बुलाया उसका प्रोडक्ट देखने के लिए। अगर दूसरी जातियों ने डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लिया, तब यहाँ द प्राइडफुल ओग्रे चीफ की प्राइड को ठेस पहुंचेगी। और अब आता है नेक्स्ट स्टेप। डेनोसुके कहता है, लॉर्ड ओगुरे, दूसरी जातियों को पेट भर खाने को नहीं मिल रहा था, लेकिन डीमन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद उनकी हालतों में सुधार आ रहे हैं। ये कहता है, लेकिन आसपास के एरिया का शासन मैं करता हूँ, तुम मेरे एरिया में अपनी मनमर्जी का काम नहीं कर सकते। डेनोसुके कहता है कि डीमन आर्मी के साथ दूसरी जातियों की ज्वाइनिंग के अलावा ओग्रे ट्राइब की भी ज्वाइनिंग है। ये कहता है, नामुमकिन, मैंने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। डेनोसुके कहता है कि आपने ना सही, लेकिन आपकी बेटी ने तो किया है। लेडी ओलुलु ने हमारे साथ मिलकर खुद दूसरी जातियों को समझाया है, क्योंकि ये उसका हक है, आखिर वो आपकी बेटी जो है। जिसके बाद ओलुलु अपने पिता से कहती है, पिताजी, हमारी टॉप प्रायोरिटी दूसरे डेमी ह्यूमंस की जिंदगियां बचाना है, और ऐसा हम सिर्फ डीमन आर्मी के साथ जुड़कर ही कर सकते हैं। ओगुरे कहता है, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं झुकता। ओलुलु रोते हुए कहती है, पिताजी, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा ताकतवर हो। आपने बचपन से मेरा कितना ख्याल रखा है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आप बूढ़े और बीमार हो गए हो, इसीलिए हमें उनके साथ जुड़ना ही होगा। तभी डेनोसुके कहता है, कैसा रहेगा अगर हम एक एलियंस बना लें जिसमें इक्वल पार्टनरशिप होगी। ये बात सुन ओगुरे कहता है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। डेनोसुके कहता है, हमारी बात सुनने के लिए शुक्रिया लॉर्ड ओगुरे। लेकिन यहाँ से जाते हुए डेनोसुके खुद जानता है कि उसका जवाब क्या होगा। बस उसे ये फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और इसके बाद ओलुलु भी अपने पिता को शुक्रिया कहती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। अपनी बेटी को देख ओगुरे सोचता है, मेरी प्यारी बच्ची अब बड़ी हो गई है। सच में वक्त बदल गया है। फिर कुछ दिनों बाद उल्मेंड्रा डेनोसुके को आकर बताती है कि ओगुरे ने हमारे ऑफर पर हामी भर दी है, लेकिन वो देखती है कि डेनोसुके कुछ ज्यादा ही बिजी होता है। डेनोसुके को डार्क किंग ने अपने लिए एक चेला रखने को कहा है, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा कि ये किसे चुने। उल्मेंड्रा आकर कहती है, तब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। डेनोसुके कहता है, मैं तो बस सोच रहा था कि आपको अपना साथी बना लूं। उल्मेंड्रा खुश होकर कहती है, इसका मतलब तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहती हो। और ऐसे ही वो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। लेकिन तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। डेनोसुके जाकर देखता है तो ये मिस ओलुलु होती हैं और वो यहाँ पर ओग्रे ट्राइब की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हैं। और इसके बाद वो डेनोसुके का हाथ पकड़ के कहती है, शुक्रिया, ये सब आपकी वजह से हुआ है और आप ही की वजह से हमारी पूरी ओग्रे ट्राइब में सुधार आ रहे हैं। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, अगर बदले में मैं आपके लिए कभी भी कुछ कर सकूं तो मुझे बताइएगा। ये सुन डेनोसुके कहता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी। वो कहती है, क्या सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो कहता है, हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ये दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर डेनोसुके उल्मेंड्रा से कहता है, आपके साथ काम करके भी मुझे बहुत खुशी होती है मिस उल्मेंड्रा। लेकिन डेनोसुके से गुस्सा होकर उल्मेंड्रा कहती है, मैं तुम्हारी साथी नहीं राइवल हूँ। बेचारा डेनोसुके। लेकिन हाँ, डेनोसुके ने अपनी काबिलियत के साथ डीमन आर्मी की ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है। देखने में और भी मजा आएगा कि आगे डेनोसुके और क्या क्या करता है।
एपिसोड 3 की शुरुआत में हम डेनोसुके को देखते हैं जो सुबह होते ही अपना कुछ काम करने लगता है। तभी वहाँ ओलुलु आती है और ये यहाँ अपना काम पूरा करके आई है। डेनोसुके ने ओलुलु से कहा था कि वो बियर ट्राइब के साथ जाकर नेगोशिएशन करे। तभी डेनोसुके कहता है कि मैं ऐसी काफी सारी मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ जिनमें मुझे हर एक चीज बार बार शुरुआत से करनी पड़ती थी। तभी ओलुलु डेनोसुके को बताती है कि ओग्रे ट्राइब के साथ सक्सेसफुल एलियंस बनाने के लिए डेनोसुके को अवार्ड मिलने वाला है, लेकिन इस वक्त मुझे ये नहीं पता कि वो अवार्ड क्या है। इसीलिए डेनोसुके इस बारे में सोचने लगता है क्योंकि अपने पुराने कामों में उसे कभी बोनस तक नहीं मिला और यहाँ उसे एक अवार्ड मिलने वाला है। तभी वहाँ उल्मेंड्रा डेनोसुके के लिए खाना लेकर आती है। उल्मेंड्रा को देख डेनोसुके खुश हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डेनोसुके खाना खाता है। वहीं बैठकर उल्मेंड्रा भी खाना खाती है और वो पल भर में ही खाना खा लेती है। लेकिन डेनोसुके को इस दुनिया का खाना कुछ पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, ये वाटरी गिम जो कि इस दुनिया की एक फजल का नाम है, वो डीमन लॉर्ड की आर्मी का मेन भोजन है। इसीलिए डेनोसुके इसकी शिकायत तो नहीं कर सकता, लेकिन वो कहता है कि काश वो मीट खा पाता। उसकी ये बात सुनते ही उल्मेंड्रा कहती है चलो ठीक है, शिकार के लिए चलते हैं। जो बात सुन बेचारा डेनोसुके हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम इन दोनों को जंगल में देखते हैं और इस एरिया में उल्मेंड्रा इसीलिए आई है क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे मैजिकल बीस्ट हैं जो इनकी आर्मी को काफी डैमेज देते हैं। इस एरिया में रहने वाले 5 ऑर्क मैजिकल बीस्ट के द्वारा मारे जा चुके हैं, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुदरत का यही नियम है, कमजोर मारा जाएगा। पर क्योंकि वो मैजिकल बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए हम ऑर्क्स की मदद करने के लिए आए हैं। दोस्तों, यहाँ डेनोसुके भी समझ चुका है कि इस दुनिया में खाने की बहुत दिक्कत है, इसीलिए हर बार खाने में पानी मिलाया जाता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उल्मेंड्रा को कुछ मशरूम्स मिल जाते हैं और ये मशरूम्स इस एरिया में भोजन का मुख्य सोर्स हैं और हर बार मशरूम तोड़ते वक्त ही इस एरिया में ऑर्क्स पर हमले होते हैं। और तभी अचानक इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा जंगली सुअर आ जाता है। तुम लोग देख सकते हो कि ये काफी बड़ा है। उसे देख डेनोसुके के तोते उड़ चुके थे, इसीलिए वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। लेकिन तभी उल्मेंड्रा इसकी ओर उछलकर इसमें इस तरह किक मारती है कि ये जंगली सुअर जमीन में धंस जाता है। लेकिन अभी भी वो सुअर हारा नहीं है। वो अपने मुंह पर लगे सींगों से जमीन को इस तरह कुरेदता है कि बड़े बड़े पत्थर उल्मेंड्रा की ओर आने लगते हैं। लेकिन उल्मेंड्रा उन सभी पत्थरों से बहुत आसानी से बच जाती है। लेकिन इसके बाद वो जंगली सुअर खुद उल्मेंड्रा पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी उल्मेंड्रा उसमें एक मुक्का मार देती है और इसी तरह वो लगातार उस जंगली सुअर पर हमले करने लगती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो जंगली सुअर हारता नहीं। ये देख डेनोसुके सोचता है जानवरों के मुकाबले इंसानों में बहुत कम ताकत होती है, इसीलिए इंसान ऐसे बीस्ट या जानवरों को मारने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उल्मेंड्रा इस जंगली सुअर से बिना किसी वेपन के लड़ रही है और यही बात डेनोसुके को समझ नहीं आती कि आखिर इसके पास कोई हथियार क्यों नहीं है। लेकिन अगले ही पल में उल्मेंड्रा अपने हाथ को इस तरह बढ़ाकर कहती है तुम्हें मारने के लिए अब मुझे यही करना होगा। और अचानक ही हम देखते हैं कि उल्मेंड्रा की बॉडी से काफी रोशनी निकलने लगती है और फिर हम देखते हैं कि उल्मेंड्रा के इस हाथ पर एक नया आर्मर आ जाता है और फिर उल्मेंड्रा कहती है अब आओ मेरी ओर अपनी पूरी ताकत से। ये बात सुन वो जंगली सुअर बौखलाकर उल्मेंड्रा की ओर आगे बढ़ता है और उल्मेंड्रा से सीधा जाकर टकराता है। लेकिन यहाँ उल्मेंड्रा ने उस जंगली सुअर का सींग पकड़ लिया था और इसके बाद वो एक ही हाथ से उस जंगली सुअर को उठाकर अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को इसी तरह आसमान में मरोड़ देती है, जिससे वो जंगली सुअर वहीं पर मारा जाता है। और ये देख डेनोसुके के होश उड़ जाते हैं। उल्मेंड्रा कहती है चलो अब इसे खाते हैं, लेकिन देखकर लगता है कि डेनोसुके की भूख मर चुकी है। अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि यहाँ मौजूद ऑर्क इस जंगली सुअर को मारने के लिए उल्मेंड्रा का शुक्रिया अदा करते हैं। सो उल्मेंड्रा कहती है कोई बात नहीं, चलो अब एक साथ इसका मांस खाते हैं। लेकिन डेनोसुके नोटिस करता है कि ये जंगली सुअर और ये ऑर्क एक जैसे दिखते हैं और ये ऑर्क इस जंगली सुअर को खाने के लिए बहुत उत्साहित थे। और यहाँ एक फीमेल ऑर्क इस जंगली सुअर का पैर उल्मेंड्रा को देती है और भैया डेनोसुके ये जानकर हैरान हो जाता है कि उल्मेंड्रा खाना बना सकती है। डेनोसुके बहुत खुश होता है कि अब उसे मीट खाने को मिलेगा। डेनोसुके देखता है कि उल्मेंड्रा इसे अपने हाथ की शुद्ध आग पर पकाने वाली है। डेनोसुके इमेजिन करता है कि खाना किस तरह बनकर तैयार होगा, लेकिन अगले ही पल में उल्मेंड्रा अपनी आग से उस मीट को जला देती है और बनकर तैयार है मीट। डेनोसुके कहता है लेकिन ये तो पूरा जल चुका है। और जब वो उसे खाता है तब इस जंगली सुअर का जला हुआ मांस उसके गले में फंस जाता है और इसका टेस्ट बहुत बुरा था। अब मुझे ये काला पदार्थ आखिर कैसे खिला सकती है मिस उल्मेंड्रा?
वो कहती है कि जो खाना देता है उससे ऐसे बात नहीं करते। लेकिन डेनोसुके समझ चुका था कि इस दुनिया में खाना सच में एक काफी बड़ी समस्या है। फिर एक फीमेल ऑर्क से डेनोसुके को पता चलता है कि इस दुनिया में मसाले, खासकर नमक, बहुत ही ज्यादा महंगे हैं और इतने सारे मीट में डालने के लिए इनके पास बस इतना ही नमक है। ये बात सुन डेनोसुके कहता है, मैं इस थोड़े से नमक के साथ भी खाना बना सकता हूँ। जिसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि खाना बनकर तैयार हो जाता है और यहाँ जंगल में मिलने वाले मशरूम से डेनोसुके ने सूप बनाया है। जिसके बाद उल्मेंड्रा इस खाने को टेस्ट करती है और ये खाना उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उल्मेंड्रा के साथ वहाँ मौजूद ऑर्क को भी ये खाना बहुत अच्छा लगता है और फिर डेनोसुके बताने लगता है कि उसने ये खाना बनाया कैसे है। देखो ये सारी बातें तो मेरे दिमाग के भी ऊपर से जा रही हैं, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। और फिर डेनोसुके कहता है, अगर आप सभी चाहें तब मैं आपको खाना बनाने का ये तरीका सिखा सकता हूँ। तभी उल्मेंड्रा कहती है कि तुम एक इलाइट जनरल हो, तुम्हें मामूली लोगों के सामने अपनी इज्जत कम नहीं करनी चाहिए। लेकिन डेनोसुके कहता है, हम किसी राज्य के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि वो कैसा है सिर्फ ये देखकर कि वहाँ मौजूद गरीब और अमीर लोग किस तरह का खाना खाते हैं। डेनोसुके के कहने का मतलब है कि यहाँ नॉलेज की कमी है, इसी वजह से ये लोग गरीब हैं। उल्मेंड्रा भी उसकी बात से सहमति जताते हुए कहती है, हमारे आसपास के जो नेशंस हैं वो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन ये सब बदलने की जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हम हैं इलाइट जनरल्स। डेनोसुके कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर रात हो जाती है, लेकिन अब इन दोनों को यहाँ से जाना होगा, इसीलिए उल्मेंड्रा एक आग का गोला बना लेती है जिसकी रोशनी से इन्हें रास्ता दिखाई देगा। और हमें ये बात भी पता चलती है कि मैजिक का यूज सिर्फ डीमंस कर सकते हैं, डेमी ह्यूमंस नहीं। जो बात सुन डेनोसुके को समझ आता है कि आखिर क्यों मिस जीनोम की आर्मी के डेमी ह्यूमंस फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि वो मैजिक का यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ डेनोसुके उल्मेंड्रा से पूछता है कि मिस्टर सिल्फिड डीमन है या डेमी ह्यूमन। उल्मेंड्रा सही से तो नहीं जानती, लेकिन उसे लगता है कि वो एक डीमन ही होगी क्योंकि उसे आर्कमेज ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता है और अक्सर होने वाली मीटिंग्स में वो खुद नहीं आती। और हाँ दोस्तों, सिल्फिड एक लड़की है। जिसके बाद उल्मेंड्रा आगे बढ़ने लगती है। अब जाते हुए डेनोसुके कहता है कि तुम अपनी मैजिकल पावर से एक ऐसा आर्मर क्रिएट कर सकती हो जो तुम्हें बहुत ताकतवर बना देता है, लेकिन फिर से नॉर्मल होने में तुम्हें काफी वक्त लगता है ना। इसीलिए नॉर्मली उल्मेंड्रा इस मैजिक का यूज नहीं करती। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने साथ कोई हथियार रखना चाहिए जो तुम्हारे लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। साथ ही तुम्हें कपड़े भी ऐसे पहनने चाहिए जो तुम्हारी फुल बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि उल्मेंड्रा के द्वारा बना वो आग का गोला अचानक ही गायब हो जाता है और यहाँ पर वो कहती है कि डेनोसुके, शायद से तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए अपमानजनक थे और अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम सुबह होते ही किसी घोड़ा गाड़ी से आ जाना। मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन अब मैं अपने उस फैसले पर पछता रही हूँ। तुम बस दूसरी दुनिया से आए एक मामूली से इंसान हो। और ये सब कहने के बाद उल्मेंड्रा वहाँ से कूदकर चली जाती है। डेनोसुके को समझ नहीं आता कि ये गुस्सा कैसे हो गई और अब बेचारा रोते हुए यहाँ से भागकर जाने लगता है क्योंकि इस जंगल में काफी सारे मैजिकल बीस्ट हैं। बेचारा हमारा डेनोसुके। लेकिन भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो गुस्सा क्यों हो गई। अब अगले दिन डीमन किंग कहता है, उस जंगली सुअर को हराकर तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उल्मेंड्रा तो रात में ही आ गई थी, लेकिन तुम्हें आने में देर कैसे हो गई। डेनोसुके रोते हुए कहता है, डार्क किंग, मैं एक इलाइट जनरल बनने के लायक नहीं हूँ। और इसके बाद वो डार्क किंग को सब कुछ बताता है कि आखिर हुआ क्या था और इन सब का दोष वो खुद को देता है। मुझे नहीं लगता मैं इस काम के लायक हूँ डार्क किंग। लेकिन डार्क किंग कहता है, तुम उल्मेंड्रा के पास जाकर सारी कंफ्यूजन को दूर करो और उसे समझाओ और ये मेरा ऑर्डर है और मेरी बात मानो। मेरी बात मानकर तुम्हें इस दुनिया के बारे में काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अब भाई डार्क किंग के ऑर्डर को डेनोसुके मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन भाई इसके बाद हम डेनोसुके को बहुत ही निराश देखते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उल्मेंड्रा आखिर किस बात पर गुस्सा हो गई। फिर वो सोचता है कि इस दुनिया में दो जातियां हैं, डीमंस और डेमी ह्यूमंस। और इस दुनिया में आने से पहले मुझे लगता था कि डीमंस समझदार होते हैं और डेमी ह्यूमंस काफी गुस्सैल, लेकिन इस दुनिया में काफी कुछ अलग है। जैसे डेमी ह्यूमंस और भाई डीमंस, भाई सब ठीक है, लेकिन एनिमे में ये लड़कियों के कपड़े इतने छोटे क्यों होते हैं। यहाँ डेनोसुके भी सोचता है कि इस दुनिया में जो डीमंस होते हैं वो ज्यादा गुस्सैल होते हैं, साथ ही वो अपनी स्किन भी ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन क्यों। तभी वो रात में कही गई उल्मेंड्रा की बात याद करता है कि मैजिक का यूज सिर्फ डीमंस कर सकते हैं और वो इसी बारे में सोचता है कि क्या सच में जो डीमंस नहीं होते वो मैजिक का यूज नहीं कर सकते। और इसीलिए अब वो पढ़ना शुरू करता है कि क्या सच में इस दुनिया में मैजिक का यूज सिर्फ डीमंस कर सकते हैं।
पढ़कर उसे पता चलता है कि इस दुनिया में डीमंस का सुंदर शरीर ही उनके लिए गौरव होता है, क्योंकि उनकी बॉडीज काफी स्ट्रांग होती हैं और मैजिक का यूज करने के लिए भी आपके शरीर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे डीमंस और ज्यादा ताकतवर होते हैं उनकी मैजिकल पावर बढ़ती जाती है, और इसीलिए जो डीमंस होते हैं वो छोटे कपड़े पहनते हैं ताकि कम कपड़ों के जरिए वो सामने वाले शख्स को दिखा सकें कि उनकी मैजिकल पावर कितनी ज्यादा है। और कल रात जब डेनोसुके ने उल्मेंड्रा से कहा कि उसे ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए, तब इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली ही उल्मेंड्रा को कमजोर कह दिया। अरे ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने जो कहा उस बात पर गुस्सा होना बिल्कुल जाहिर था। एंड डीमन लॉर्ड थैंक यू, आपकी बदौलत मुझे इस दुनिया के बारे में नई बात पता चली। लेकिन अब मैं मिस उल्मेंड्रा को समझाऊं कैसे। अब शाम के वक्त हम ओलुलू को देखते हैं जो कि भाई लकड़ी काट रही थी, लेकिन तभी उसे अपने सामने बहुत सारी डार्क पावर नजर आती है। वो ये देख घबरा जाती है, लेकिन सही से देखने पर पता चलता है कि ये तो मिस उल्मेंड्रा हैं जो रो रही हैं। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि मिस उल्मेंड्रा ओलुलू की ओर जाकर उसके सीने से लगकर कहती हैं कि डेनोसुके मुझसे नफरत करता है, अब मैं क्या करूं। और जब ओलुलू पूछती है कि बात क्या है, तब ये कहती है कि डेनोसुके मेरी बॉडी की तारीफ नहीं करता। अब इसके बाद एक कमरे में बैठकर ओलुलू उल्मेंड्रा से कहती है, मिस्टर डेनोसुके के साथ काम करते हुए मैंने ये बात जानी है कि उनके सोचने का नजरिया हमारे नजरिए से काफी अलग होता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि मिस्टर डेनोसुके के अकॉर्डिंग अपने शरीर को ज्यादा दिखाना सही नहीं होता। वो कहती है, इसमें गलत क्या है, मैं कपड़े पहनती तो हूँ और उन जगहों पर तो मैं सही से कपड़े पहनती हूँ। लेकिन फिर उसे ओलुलू की बातों से थोड़ा समझ आता है कि जिस तरह वो काम कर रही थी वो तरीका डेनोसुके के काम करने के तरीके से बहुत अलग है। और यही जानकर अब वो अपना सिर जमीन में मारने लगती है और फिर ओलुलू से पूछती है कि अब मैं क्या करूं। सो अब ओलुलू कहती है कि अपने काम के पहले दिन मिस्टर डेनोसुके ने मुझसे कुछ कहा कि मेरे साथ काम करते हुए तुम गलतियां करने से जरा भी मत डरना। ठीक है ओलुलू, मैंने देखा है कि तुम कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हो, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। हम एक साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। अब ओलुलू कहती है, उनकी इन्हीं बातों से मुझे पूरा यकीन है कि आप उन पर यकीन कर सकती हैं। जिसके बाद हमें बार का सीन दिखाया जाता है, और अक्सर बार में कौन होता है, हमारा डेनोसुके। वो अपनी परमानेंट सीट पर बैठा हुआ शराब पीता है और फिर डेनोसुके खाना शुरू करता है। उसे ये खाना बहुत अच्छा लगता है। बारटेंडर बताता है कि ये खाना घर का खाना है, और डेनोसुके यहाँ पहली बार इस बारटेंडर को मुस्कुराते हुए देखता है और उसे ये प्यार से मास्टर कहता है। और तभी अचानक उसे एक बात समझ आती है, जिसके बाद हम डेनोसुके को दौड़ते हुए देखते हैं। वो दौड़ते हुए उल्मेंड्रा को ढूंढ रहा था, दूसरी ओर उल्मेंड्रा भी डेनोसुके को ही ढूंढ रही थी। तभी उल्मेंड्रा को ढूंढते हुए डेनोसुके को उल्मेंड्रा दिख जाती है, जो हमें वहां सीढ़ियों से नीचे दिखाई दे रही है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे की ओर आने लगते हैं, और फिर एक दूसरे के पास आकर डेनोसुके मन में सिर्फ इतना कहता है, मुझे अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस करना होगा ताकि सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। लेकिन पहले उल्मेंड्रा कहती है, मैं अजीब नहीं हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे शरीर की तारीफ करो। वो कहता है, मिस उल्मेंड्रा, मुझे लगता है कि आपकी बॉडी बहुत खूबसूरत है। अब भाई ये दोनों ही एक दूसरे से कुछ बहुत ही अलग कह देते हैं। और इसके बाद डेनोसुके जो गलतफहमी हुई थी कल, उसे दूर करने लगता है कि कल उसने जो उल्मेंड्रा से कहा उसका कोई गलत मतलब नहीं था। वो अपने तरीके से उल्मेंड्रा के शरीर की तारीफ ही कर रहा था, और मुझे ये पता नहीं था कि आप डीमंस के लिए अपना शरीर दिखाना कितना ज्यादा मायने रखता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वो कहती है कि मुझे मनाने के लिए तुम डीमंस के बारे में रिसर्च कर रहे थे। सच में तुम बहुत ही प्यारे बेवकूफ हो। और फिर उल्मेंड्रा भी डेनोसुके से माफी मांगती है, क्योंकि वो भी अपना नजरिया उसके ऊपर थोप रही थी। तभी डेनोसुके कहता है, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में नई नई बातें पता चली। आपको नहीं लगता हम दोनों बहुत अच्छे पार्टनर्स बनेंगे? ये बात सुन उल्मेंड्रा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। डेनोसुके मन में कहता है कि अब मैं बिना किसी फिक्र के मिस उल्मेंड्रा के साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन उल्मेंड्रा सोचती है कि कहीं इसने मुझे अभी प्रपोज तो नहीं किया ना। अब भाई आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन अगले सीन में हम डार्क किंग को देखते हैं, जो वहाँ मौजूद सभी डेमी ह्यूमंस और डीमंस के सामने डेनोसुके से कहते हैं कि तुमने डीमन आर्मी और ओग्रे ट्राइब के बीच समझौता करके एक बहुत बड़ा काम किया है, इलाइट जनरल डेनोसुके उचिमुरा, और इसीलिए मैं तुम्हारी इस कामयाबी पर तुम्हें एक मैजिक स्टोन देना चाहता हूँ। लेकिन ये मैजिक स्टोन पाकर डेनोसुके कहता है, आपने मेरी तारीफ की, इसके लिए शुक्रिया माय लॉर्ड, लेकिन मैं ये सब अकेले अचीव नहीं कर सकता था। जिसके बाद डेनोसुके सीधा उल्मेंड्रा की ओर जाता है, घुटनों पर बैठकर ये मैजिक स्टोन उल्मेंड्रा के सामने कर कहता है,
थैंक यू सो मच मिस उलमेंड्रा, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन यहाँ वो कहती है तुम बेवकूफ हो गया, क्योंकि दोस्तों डेनोसुके को ये बात नहीं पता कि अपने ऑपोजिट जेंडर को इस दुनिया में एक मैजिक स्टोन देना शादी के लिए पूछना होता है। यहाँ उलमेंड्रा चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें मुझे ये मैजिक स्टोन अकेले में देना चाहिए था, मैं इतने लोगों के सामने इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि मिस सिल्फिड की असिस्टेंट बेलिंडा किसी मैजिक स्टोन के जरिए ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। पर क्यों, ये जानेंगे अगले एपिसोड में। एपिसोड 3 यहीं एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डार्क किंग डेनोसुके को अर्जेंटली बुलाता है और कहता है डेनोसुके मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि। लेकिन तभी अचानक पूरी बात जाने बिना ही डेनोसुके डार्क किंग से माफी मांगने लगता है। शायद मैं आपकी उम्मीदों पर सही से खड़ा नहीं उतरा है ना डार्क किंग, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। डार्क किंग कहता है तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। ये बात सुन डेनोसुके खुश हो जाता है और पूछता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। डार्क किंग कहता है डेनोसुके तुम डीमंस और डेमी ह्यूमंस के रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो। डेनोसुके कुछ देर सोचकर कहता है मेरे हिसाब से उनके बीच बहुत सारी असमानताएं हैं। डीमंस के पास ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि वो मैजिक का यूज कर सकते हैं। डार्क किंग कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे हर कोई मैजिक का यूज कर सके। डेनोसुके कहता है लेकिन डार्क किंग मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये सुन डार्क किंग तभी एक मैजिक स्टोन को सम्मन करता है और वो इस मैजिक स्टोन को डेनोसुके को देकर कहता है तुम इसे अपने अनुसार आकार देना। और अगले ही पल में वो मैजिक स्टोन चमकने लगता है और अब डेनोसुके को अपने अनुसार ही इस मैजिक स्टोन का यूज करना है। और साथ ही यहाँ पर डार्क किंग डेनोसुके को एक मैजिक रिसर्चर भी असाइन कर देगा और वो मैजिक रिसर्चर है आर्कमेज ऑफ स्टॉर्म्स सिल्फिड। मैंने उसके साथ बात कर ली है, लेकिन कोई भी गलती मत करना क्योंकि गलतियों पर सिल्फिड रहम नहीं दिखाती। ये बात सुन डेनोसुके घबरा जाता है। अब अगले सीन में जब डेनोसुके जा रहा था तब हम देखते हैं कि उलमेंड्रा उसे छुपकर देख रही थी और यहाँ पर वो काफी खुश थी क्योंकि कुछ वक्त पहले डेनोसुके ने उलमेंड्रा को ये मैजिक स्टोन दिया। दूसरी ओर डेनोसुके डीमन लॉर्ड के द्वारा दिए गए मैजिक स्टोन को देख सोच रहा था कि मैजिक स्टोन्स में मैजिकल पावर होती है और इसका यूज करके कोई भी शख्स मैजिक का यूज कर सकता है। जब वो अपना काम कर रहा था तभी ओलुलु उसके लिए चाय लेकर आती है और कहती है आप तो कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं। लेकिन तभी डेनोसुके ओलुलु से पूछता है क्या मैजिक स्टोन का यूज करके डेमी ह्यूमंस भी मैजिक का यूज कर सकते हैं। वो कहती है हाँ शायद, पर मैजिक का यूज करने के लिए स्किल्स की जरूरत होती है। जो जॉन डेनोसुके कहता है ओह तो मैजिक यूज करने की असली चाबी स्किल है। और फिर वो मन में कहता है मुझे इस दुनिया की मैजिकल पावर के बारे में और जानना होगा, जिसके लिए मुझे मिस्टर सिल्फिड से बात करनी होगी। जिसके बाद वो मिस्टर सिल्फिड से मिलने उनके कमरे के पास आकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा मिस्टर सिल्फिड की असिस्टेंट बेलिंडा खोलती है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि डेनोसुके कौन है। डेनोसुके उसे बताता है कि वो 4 इलाइट जनरल्स में से एक है और वो यहाँ डीमन लॉर्ड के ऑर्डर पर आया है। लेकिन बेलिंडा बताती है कि मिस्टर सिल्फिड यहाँ पर नहीं है। डेनोसुके कहता है लेकिन डीमन लॉर्ड ने तो कहा था कि उन्होंने सारी बात कर ली है। लेकिन बेलिंडा कहती है मिस्टर सिल्फिड यहाँ नहीं है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं और जब वो आएंगे तब मैं आपको बता दूंगी। लेकिन तभी डेनोसुके दरवाजा पकड़ के कहता है तब क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ मिस असिस्टेंट। वहीं छुपकर उलमेंड्रा ये सब देख रही थी। उसे लगता है कि डेनोसुके बेलिंडा को पटाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ बेलिंडा कहती है मैं यहाँ बहुत ज्यादा बिजी हूँ मिस्टर डेनोसुके, इसीलिए मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगी। डेनोसुके कहता है मैं बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम ही असल में मिस्टर सिल्फिड हो है ना। लेकिन वो कहती है मैंने तुम्हें बताया ना मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। लेकिन डेनोसुके कहता है 3 वजह हैं जिनकी वजह से मुझे आप पर शक है। पहली कि आप चश्मा पहनते हो, किसी डीमन के लिए अपनी बॉडी को सुंदर दिखाना बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन आखिर आप ग्लासेस क्यों ही पहनोगी, आपकी नजरें तो कमजोर है नहीं, इसका मतलब ये नकली ग्लासेस हैं। और दूसरा आपका नाम, मैंने चेक किया है कि बेलिंडा ये नाम डीमन लॉर्ड की आर्मी के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पर नहीं है। और फिर आखिरी रीजन, डीमन लॉर्ड ने मुझे बताया है कि सिल्फिड को ज्यादा काम करना पसंद नहीं, इसीलिए काम से बचने के लिए वो अक्सर अपना रूप बदलती रहती हैं। अब ये बात सुन बेलिंडा कहती है ठीक है मैं मानती हूँ कि मैं ही वन ऑफ द 4 इलाइट जनरल्स सिल्फिड हूँ। डेनोसुके पूछता है कि आप ये अजीब सा कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाती हैं। वो कहती है अगर लोगों को पता चल गया कि मैं कैसी दिखती हूँ
तब वो मेरे ऊपर बहुत सारा काम थोपने लगेंगे और वो यहाँ डेनोसुके के साथ काम करने से भी मना कर देती है। डेनोसुके कहता है, लेकिन डीमन लॉर्ड ने तो आपसे बात कर ली थी ना। वो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो एक ऐसी चीज क्यों बनाएगी जो पहले से ही बनी हुई है, क्योंकि तुमने मेरी रियल आइडेंटिटी को पहचान लिया है, इसीलिए मैं रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें एक स्पेशल चीज बताती हूँ। वो डेनोसुके को एक अजीब सा मैजिक स्टोन दिखाती है और इस मैजिक स्टोन में काफी सारे छोटे छोटे मैजिक स्टोन्स लगे हुए हैं जिनमें अलग अलग टाइप के स्पेल्स हैं, यानी कि इसकी मदद से कोई भी शख्स मैजिक का यूज कर सकता है। और सिल्फिड ने ये मैजिकल डिवाइस सालों की मेहनत की रिसर्च के बाद बनाया है, लेकिन सिर्फ एक मैजिक स्टोन बनाने में 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स लगे हैं। साथ ही हाई क्वालिटी ओर्स को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। अब अगर तुम ऐसे मैजिक स्टोन्स बनाना चाहते हो तब तुम्हें चाहिए होगा अनलिमिटेड बजट। देखो, ऐसे मैजिकल डिवाइसेस बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। लेकिन उसकी बात सुन डेनोसुके कहता है, मिस सिल्फिड, इस मैजिक आइटम को बनाने के लिए काफी सारे मैजिक स्टोन्स की जरूरत पड़ती है ताकि इसको यूज करने वाला काफी सारे स्पेल्स का यूज कर सके, है ना? तो क्यों ना हम ऐसे मैजिकल आइटम बनाएं जिसमें सिर्फ एक मैजिक स्टोन लगा हो और उस मैजिक स्टोन को यूज करने वाला सिर्फ एक ही स्पेल का यूज कर पाएगा। कई बार हमें नए प्रोडक्ट बनाने के लिए उनमें नई चीजें ऐड नहीं करनी पड़ती, बल्कि पुरानी चीजों को ही हटाना पड़ता है। सिल्फिड भी समझती है कि कम मैजिक स्टोन्स का मतलब है कम बजट। तभी डेनोसुके इस मैजिक स्टोन को निकाल कर कहता है, क्या हम इसका इस्तेमाल करके उस मैजिक आइटम को बनाने की कोशिश कर सकते हैं? सिल्फिड को डेनोसुके का ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो उस मैजिक स्टोन को लेकर अपना सीक्रेट रूम खोलती है और कहती है, इस नए मैजिकल डिवाइस को बनाने के लिए मैं पूरी रात जागने वाली हूँ और इसमें आपको भी मेरा साथ देना होगा। जिसके बाद वो डेनोसुके को पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगती है। अब काफी देर गुजर जाने के बाद भी जब डेनोसुके बाहर नहीं निकलता तब उल्मेंड्रा को चिंता होने लगती है, इसीलिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे तो खुलते ही नहीं। अब सुबह हो जाती है और पूरी रात बेचारा डेनोसुके सिल्फिड की मदद करता रहा। पूरी रात की मेहनत के बाद सिल्फिड शायद उस मैजिक आइटम को बना लेती है और उसे रोजमेरिन नाम देती है। और क्योंकि इस मैजिक आइटम को बनाने में कम मैजिक स्टोन्स का यूज हुआ है, इसीलिए इसे बनाने का खर्चा भी कम आया है। अब बारी है इसे टेस्ट करने की और इसका टेस्ट सब्जेक्ट बनेगा डेनोसुके। लेकिन ऐसा करने से पहले डेनोसुके थोड़ा आराम करने के लिए वक्त मांगता है। सिल्फिड 1 घंटे का थोड़ा ही वक्त देती है। अब इस कमरे से बाहर निकलने के लिए डेनोसुके जाने लगता है ताकि यहाँ से जाकर वो कुछ खाए और फिर थोड़ी नींद ले। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है, जिसे उल्मेंड्रा बहुत देर से खोलने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा खुलने से बेचारा डेनोसुके वहीं गिर पड़ता है। उल्मेंड्रा पूछती है कि तुम पूरी रात यहाँ क्या कर रहे थे? लेकिन डेनोसुके की हालत देख वो उसके पास आकर कहती है, हे तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तभी वहाँ सिल्फिड आकर कहती है, अगर तुम्हें इतना शोर मचाना है तो बाहर जाकर मचाओ। लेकिन उल्मेंड्रा पूछती है कि वो लड़की कहाँ गई? सिल्फिड कहती है, कौन लड़की? यहाँ पर सिर्फ मैं और डेनोसुके हैं। तभी यहाँ पर ये दोनों आती हैं और वो इन्हें बताती हैं कि एक इमरजेंसी आ गई है। कहीं से फुटप्रिंट बर्ड्स का एक झुंड आ गया है और उसने काफी सारे टाउन्स पर हमला कर दिया है। फिर हमें पता चलता है कि फुटप्रिंट बर्ड्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं, इसीलिए डीमन लॉर्ड ने उन्हें खत्म करने का आदेश दिया है। इसीलिए ये लड़की उल्मेंड्रा को यहाँ से ले जाने लगती है, क्योंकि यही लड़ने में सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके यहाँ से जाने के बाद सिल्फिड कहता है, अरे इस कॉस्ट्यूम में से आदमी की आवाज आ रही है, इसीलिए मुझे तो लगता है कि सभी को लगता है कि सिल्फिड एक आदमी है। वैसे तभी सिल्फिड कहता है, हमारे नए मैजिक आइटम को टेस्ट करने का ये काफी अच्छा मौका है। भैया यहाँ सिल्फिड के इरादे मुझे नेक नहीं लगते। जिसके बाद सिल्फिड और डेनोसुके एक जगह पर आते हैं। हाँ, इसी जगह पर ये लोग उस नए डिवाइस की टेस्टिंग करने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ कुछ बच्चों को देख डेनोसुके कहता है, बच्चों यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर खतरा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिल्फिड अपने मैजिक का यूज करके इस मैजिकल डिवाइस में फायर मैजिक सेट कर देती है और इसके बाद वो इसे डेनोसुके को ट्राई करने को कहती है। और अगर इसमें डेनोसुके फेल होता है तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस उसका एक हाथ उड़ जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेनोसुके उस मैजिकल डिवाइस को सही से पकड़ता है, वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर सिल्फिड डेनोसुके से कहती है कि उसे इस मैजिक डिवाइस को अपने शरीर का ही एक अंग समझना होगा और फिर इसमें मौजूद मैजिकल पावर को एक जगह इकट्ठा करना होगा। हम देखते हैं कि डेनोसुके ऐसा करने की कोशिश करता है और इससे उसके हाथ में एक फायर बॉल क्रिएट हो जाती है, यानी कि ये मैजिकल डिवाइस काम कर गया। लेकिन तभी इनकी ओर आने लगते हैं फुटप्रिंट बर्ड्स और इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। सिल्फिड कहती है, चलो अब वक्त आ गया है, इस मैजिकल डिवाइस का यूज करो
जिसके बाद तेनुसुके उस फायरबॉल से अटैक करता है जो एक बर्ड में जाकर लगता है और फिर वो एक साथ 3 फायरबॉल को शूट करता है जो फिक्स निशाने पर जाकर लगती हैं। अब यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक मैजिक डिवाइस टूट जाता है और अगले ही पल में एक बर्ड तेनुसुके के सामने आ जाती है और उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है। लेकिन तभी सिल्फिड अपने मैजिक का यूज करती है और ये सभी चिड़ियां दूर फेंक जाती हैं। तेनुसुके फिर से इस मैजिकल डिवाइस का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता और वो फुटप्रिंट बर्ड्स उसी की ओर आगे बढ़ रही थी। सिल्फिड फिर से अपने मैजिक का यूज करती है इन बर्ड्स को दूर करने के लिए और पूछती है कि तुम मैजिक का यूज क्यों नहीं कर रहे। तेनुसुके ये दिखाता है कि ओवरलोड की वजह से ये मैजिकल डिवाइस टूट चुका है क्योंकि इसमें एक लो लेवल का मैजिक स्टोन था, लेकिन यहाँ इनकी ओर काफी सारी फुटप्रिंट बर्ड्स आ रही हैं। अब इनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, लेकिन सिल्फिड को भी लग रहा था कि ये मैजिक डिवाइस काम कर जाएगा। अब इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है और रात के वक्त हम देखते हैं कि तेनुसुके यहीं एक गांव में ठहरा हुआ है। तभी 2 बच्चे उसके लिए खाना लेकर आते हैं। वहाँ पर सिल्फिड भी थी और वो यहाँ पर खाना नहीं खाती। उसके पास मौजूद बच्ची ये कहकर जाने लगती है कि अगर तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता देना। अब ये सब देख तेनुसुके कहता है, मुझे लगता था कि सभी डेमी ह्यूमंस फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कुछ डेमी ह्यूमंस इन बच्चों की तरह भी होते हैं। सिल्फिड अपना मुखौटा उतार कहती है, हाँ ये छोटे और कमजोर होते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा बहुत खुश रहते हैं। यानी कि दोस्तों ये बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे डेमी ह्यूमंस हैं जिनका साइज छोटा ही रहता है। और तभी अचानक सिल्फिड को अपना पास्ट याद आता है, जब उसने डिसाइड किया था कि वो मैजिक आइटम्स बनाएगी। वो एल्फ मर्चेंट्स के एक परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन कुछ प्राइवेट पर्सनल रीजंस की वजह से सिल्फिड ने अपना घर छोड़ दिया और जब वो बिना खाना पानी के मरने ही वाली थी तब कुछ डेमी ह्यूमंस ने उसकी मदद की, लेकिन वो खुद गरीबी में जी रहे थे और मैं उनकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए मैंने मैजिक आइटम्स बनाना शुरू किया। लेकिन इसके बाद मैं अपने काम में इतना उलझ गई कि मैं ये तक भूल गई कि मैंने ये काम क्यों शुरू किया था। हे तेनुसुके, रिसर्चर्स का असली मकसद होता है कि वो अपनी रिसर्च से दूसरों की मदद कर सकें और हमें भी यही करना होगा क्योंकि फुटप्रिंट बर्ड्स का वो झुंड जल्द वापस लौटेगा। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि हम उन्हें हराएंगे कैसे। अब ये बात सुन तेनुसुके फिर से खुद को बार में इमेजिन करता है। वहीं एक ऑफिस वर्कर के रूप में उल्मेंड्रा भी होती है जो काम के बाद शराब पीकर अपनी थकान उतार रही थी, जिसके बाद वो खाना खाती है और इस खाने का स्वाद उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तेनुसुके भी सोचने लगता है कि इस खाने में कितनी सारी खूबियां हैं और इसे उन नॉर्मल सी चीजों का यूज करके बनाया गया है जिसे किचन में अक्सर लोग फेंक देते हैं। और यही सोचकर वो प्रेजेंट में उठता है और सिल्फिड से कहता है, क्या आप 10 रोजमेरिन आइटम बना सकती हैं? वो कहती है कि तुम्हारे दिए गए मैजिक स्टोन की मदद से मैं उन्हें बना तो सकती हूँ, लेकिन उनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। लेकिन तेनुसुके कहता है कि वो जैसे भी होंगे बहुत काम के होंगे, प्लीज आप उन्हें बनाइए। क्योंकि अब यहाँ पर तेनुसुके फिर से सीरियस हो चुका है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि तेनुसुके अकेला खड़ा होता है और उसके सामने उन फुटप्रिंट बर्ड्स का झुंड आ रहा था। वैसे उसके बगल में सिल्फिड भी खड़ी हुई थी। ये बर्ड्स तेजी से इनकी ओर आ रही थीं। तभी तेनुसुके रोजमेरिन्स को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि तेनुसुके ने यहाँ अलग अलग जगहों पर इन रोजमेरिन्स को बिछा दिया था और अचानक ही ये बर्ड्स रुक जाती हैं क्योंकि रोजमेरिन्स आइटम एक्टिवेट होने पर एक ऐसी आवाज निकालते हैं जो इन बर्ड्स को रास नहीं आती और यही आवाज सुन ये बर्ड्स यहाँ से भाग जाती हैं। यहाँ पर तेनुसुके और सिल्फिड का प्लान कामयाब रहा। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि रोजमेरिन से जो वो साउंड निकलता है उसमें मैजिक स्टोन की जरा भी एनर्जी खर्च नहीं होती, यानी कि जो खतरनाक बीस्ट हैं उनको मैजिक के यूज किए बिना ही डरा कर भगाया जा सकता है। और अब इसी आइटम की खूबियां तेनुसुके डार्क किंग को बता रहा था कि जितने भी बीस्ट होते हैं वो इन रोजमेरिन से निकलने वाले साउंड को सुनकर भाग जाते हैं। ये बात सुन डार्क किंग कहता है, मैं ये देखकर इम्प्रेस्ड हूँ कि तुमने इन मॉन्स्टर्स की दिक्कत को इतनी आसानी से सुलझा दिया। तुम दोनों से मैं बहुत खुश हुआ हूँ और सिल्फिड मैं चाहता हूँ कि तुम इन रोजमेरिन्स को बड़ी तादाद में बनाओ और उन्हें गांव वालों में दे दो। जिसके बाद हम अगली सुबह सिल्फिड को देखते हैं जो यहाँ अकेली खड़ी हुई थी। तभी उसके पास तेनुसुके आता है उसे शुक्रिया कहते हुए, तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ कर ही नहीं पाता सिल्फिड। लेकिन वो कहती है, मैं भी तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तुम्हारी मदद से मैं उस रिसर्च को आगे बढ़ा पाई जिस पर मैं सालों से अटकी हुई थी और इसी के लिए शुक्रिया तेनुसुके उचिमुरा। ये तुम्हारा मुझ पर कर्ज रहा। अगर तुम्हें कभी भी कोई मदद चाहिए हो तो मुझसे जरूर कहना।
अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। और हाँ, ये लो। वो डेनोसुके की ओर कोई चीज फेंकती है। डेनोसुके उसे पकड़ लेता है। ये एक मैजिकल डिवाइस है जो फायर मैजिक के साथ इन्फ्यूज है और इसे हम रोजमेरिन्स का इम्प्रूव्ड वर्जन कह सकते हैं। और ये डेनोसुके को देकर सिल्फिड यहाँ से चली जाती है। डेनोसुके देखता है कि ये डिवाइस सिल्फिड ने उसके लिए बनाया है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस में आता है और भी ज्यादा काम करने। लेकिन तभी उल्मेंड्रा दरवाजा खोलती है, जिससे बेचारा डेनोसुके वहीं गिर पड़ता है। और यहाँ ये गुस्सा कर रही थी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सिल्फिड के साथ कोई रिसर्च कर रहे थे। तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे ये मैजिक स्टोन दिया है। तुम्हें दूसरी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन वो देखती है कि बेचारा डेनोसुके वहीं बेहोश पड़ा है। वो उसे उठाकर पूछने लगती है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, बताओ मुझे। भाई की किस्मत यहाँ खराब है। वैसे ये एपिसोड यहीं एंड हो गया। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें बार का सीन दिखाया जाता है। वही डेनोसुके की इमेजिनेशन। यहाँ ऑफिस वर्कर उल्मेंड्रा एक बच्चे को गेम खेलता हुआ देखती है और कहती है, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम्हारे सारे खर्चे तुम्हारे पेरेंट्स उठाते हैं। पर क्योंकि उस छोटे बच्चे की भूमिका में जीनोम थी, इसीलिए वो ऑफिस वर्कर उल्मेंड्रा से सही से बात नहीं करती, जो देख उसे गुस्सा आ जाता है। डेनोसुके को ये देख कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये स्टूडेंट जीनोम असल में एक माहिर ट्रेडर है। जिसके बाद ऑफिस वर्कर उल्मेंड्रा स्टूडेंट जीनोम से कहती है, तुम बार में हो, तुम्हें अपनी ये हुडी उतार देनी चाहिए। लेकिन वो तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती। इसीलिए उल्मेंड्रा जबरदस्ती उसकी हुडी उतारने लगती है और वो उसे उतार भी देती है। और यही देख डेनोसुके सोचता है कि मुझे भी अपने काम करने का पुराना तरीका छोड़ना होगा। अब तक मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी की उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था, जिनके ऑर्डर्स मुझे डार्क किंग दे रहे थे। लेकिन अब मुझे हर एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिस पर भी मेरी नजर पड़ेगी, और अब मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है और यहीं डेनोसुके उल्मेंड्रा के साथ आया हुआ था। डेनोसुके ने अपने साथ आने के लिए उल्मेंड्रा को इनवाइट किया था और यहाँ पर उल्मेंड्रा बहुत ही प्यारे कपड़े पहनकर आई है। और यही बात डेनोसुके भी उससे कहता है, जो सुन उल्मेंड्रा ब्लश करने लगती है। और अब हमें थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है। उल्मेंड्रा ओलुलु को बताती है कि डेनोसुके ने उससे उसके साथ मार्केट चलने को कहा है और उसका मतलब ये लड़कियां डेट समझती हैं। लेकिन उल्मेंड्रा को ये समझ नहीं आ रहा था कि डेट पर उसे क्या पहनकर जाना चाहिए। क्या उसे ये पहनकर जाना चाहिए? इसे पहनकर वो अपने फिगर को ज्यादा दिखा पाएगी। लेकिन ओलुलु कहती है कि मिस्टर डेनोसुके को शायद से ये आउटफिट पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो एक इंसान है और शायद उन्हें डीमन के ये तौर तरीके कि अपना जिस्म ज्यादा दिखाने से आपकी पावर शो होती है, वो शायद उन्हें समझ ना आए। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको कोई प्यारी सी ड्रेस पहननी चाहिए, ना कि ये। इसमें आपको देखकर मिस्टर डेनोसुके के तोते ही उड़ जाएंगे। और अब प्रेजेंट में ओलुलु की सलाह के लिए मन ही मन उल्मेंड्रा उसे शुक्रिया कह रही थी। लेकिन तभी डेनोसुके कहता है, तुम्हारी मदद से मैं ये रिसर्च अच्छे से कर पाऊंगा। दोस्तों, असल में डेनोसुके उल्मेंड्रा के साथ इस बाजार में एक रिसर्च करने आया है और बेचारी उल्मेंड्रा कुछ और ही सोच रही थी। जिसके बाद डेनोसुके तो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उल्मेंड्रा गुस्से की आग में चलने लगती है। फिर डेनोसुके उसे बताता है कि इस बाजार में वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने आए हैं। दूसरों के ओपिनियंस जानकर हम इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। वैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के साथ साथ हम इस बाजार में घूमेंगे भी, जो सुन उल्मेंड्रा मन में कहती है, लेकिन फिर भी ये एक डेट नहीं है। जिसके बाद डेनोसुके एक दुकान पर आता है और ये दुकानदार डेनोसुके को पहले से जानता है कि ये विदेश से आया हुआ डीमन किंग की आर्मी का नया इलाइट जनरल है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने ये बात एक मर्चेंट से जानी है। अब ये सुन डेनोसुके को आइडिया आता है कि वो मर्चेंट्स के जरिए काफी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता है। लेकिन डेनोसुके के साथ उल्मेंड्रा को देख इस दुकानदार को लगता है कि कहीं ये दोनों यहाँ। सो उल्मेंड्रा कहती है कि कुछ भी गलत मत सोचना, हम बस यहाँ पर सर्वे करने आए हैं। जिसके बाद ये दुकानदार इन दोनों को अपना स्पेशल प्रोडक्ट दिखाता है, प्योर सोने से बने हुए बर्तन। और अगर ये खरीदना चाहें तब वो इन्हें इस कप के पेयर पर डिस्काउंट भी देगा, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए बने हैं। ये सुनते ही डेनोसुके कहता है, मैं इन्हें खरीदूंगा, लेकिन बदले में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन उल्मेंड्रा सोचने लगती है कि ये कहीं इन कप्स को हमारे लिए तो नहीं खरीद रहा। जिसके बाद डेनोसुके उन्हें खरीद लेता है और कहता है, मैंने रिसर्च से रिलेटेड जानकारी भी ले ली है और ये सामान भी खरीद लिया है। बेचारी उल्मेंड्रा, इसे फिर से गलतफहमी हो गई। जिसके बाद हमें बाजार की कुछ और चीजें दिखाई जाती हैं
और डेनुसुके हर एक चीज को अच्छे से नोट कर रहा था। एंड इसके बाद अपनी रिसर्च से उसे जो रिजल्ट्स मिले हैं वो उन्हें बताना शुरू करता है कि इनकी जो नेगोशिएशन की पॉलिसी है वो एक तरीके से तो बिल्कुल सही काम कर रही है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव साइड भी है, खाने की समस्या। इनके यहाँ जो खाने की मेन फसल है उसके प्राइस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। जब उलमेंड्रा भी इस फसल को डीमन किंग की आर्मी के लिए खरीदने के लिए चाहती है तब उसे भी ये फसल बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन फसल बेचने वालों को देखकर भी नहीं लगता कि वो इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो जान डेनुसुके कहता है इस पूरी मार्केटिंग पॉलिसी में ही कोई बड़ी दिक्कत है। अब देखो, जो होलसेलर्स होते हैं वो किसानों से फसलों को कम कीमत पर खरीदते हैं, लेकिन वो उसी फसल को दुकानदारों को बहुत महंगे में देते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी दुकानदारों को फसल की कीमत बढ़ानी पड़ती है ताकि कम से कम वो उतना तो कमा पाएं जितना उन्होंने लगाया है। जो जान उलमेंड्रा कहती है तब हम होलसेलर्स के पास जाकर इस पूरी दिक्कत को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डेनुसुके बताता है कि होलसेलर्स एक बहुत ही बड़ी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिसे गिल्ड कहते हैं उसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं। इसीलिए अगर हमने बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाया तो इससे हमें बड़ी दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा भी इस देश में काफी सारी दिक्कतें हैं। डीमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच असमानताओं का होना भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन सभी दिक्कतों को एक साथ हल नहीं किया जा सकता। एक बार में एक दिक्कत पर ध्यान देना होगा। और इसी के साथ इनकी आज की मार्केट रिसर्च खत्म होती है। तो अब आप क्या करना चाहेंगी मिस उलमेंड्रा? क्योंकि अभी भी हमारे पास काफी वक्त है। उलमेंड्रा को लगता है कि अब वो डेनुसुके के साथ अपनी डेट कर पाएगी, लेकिन तभी वहाँ मिस जीनोम आ जाती हैं। उसे देख डेनुसुके पूछता है, क्या आप यहाँ शॉपिंग करने आई हैं? लेकिन वो बताती है कि उसकी प्रजाति में आज के दिन एक रिवाज मनाया जाता है। इसमें जिन लोगों की आप परवाह करते हो आप उन्हें तोहफे देते हो, और यहाँ पर मिस जीनोम शायद इसी रिवाज के लिए तोहफे खरीदने आई हैं। लेकिन यहाँ जीनोम को देख उलमेंड्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर ये दो चूहे वाले डेमी ह्यूमन आते हैं जीनोम से मदद मांगने, जिसके बाद ये दोनों इन सभी को अपने स्टोर में लेकर आते हैं और फिर इन्हें बताते हैं कि पिछले कई सालों से ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने इस स्टोर में चीमोजू नाम का खाना बेचते आए हैं, लेकिन हर साल इनकी बिक्री कम होती जा रही थी और ये दोनों इसी बात से परेशान चल रहे थे कि तभी इनके पास एक मर्चेंट आया, एक काफी बड़ा मर्चेंट। उसका नाम बुटाकेलियन था। उसने कहा क्योंकि फसलों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो क्यों ना इस चीमोजू से भी पैसे कमाए जाएं, क्योंकि ये चीमोजू सस्ता होता है। और उसने इन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही इनका ऑर्डर पूरा होने वाला था उसने ये डील करने से मना कर दिया, ये कहकर कि मुझे पता नहीं था कि चीमोजू को सिर्फ एक दिन तक ही रखा जा सकता है, एक दिन बाद वो खराब हो जाते हैं। और क्योंकि इन दोनों ने इस डील को पूरा करने के लिए अपने सारे बचे हुए पैसों को चीमोजू बनाने में लगा दिया और अब इनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। सो अब मिस जीनोम डेनुसुके से कहती हैं, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही अच्छे नेगोशिएटर होने के साथ साथ बहुत अच्छा खाना भी बना लेते हो, तब क्या तुम इस मैटर के बारे में कुछ कर सकते हो? ये सुन डेनुसुके सबसे पहले इस चीमोजू को लेकर इसे टेस्ट करता है और फिर सीरियस होकर कहता है, मैं आपके स्टोर को बचा सकता हूँ। ये बात सुन ये अंकल आंटी खुशी के मारे रोने ही लगते हैं। डेनुसुके कहता है, आप सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मिस जीनोम वहाँ से ये कहकर जाने लगती हैं कि ठीक है, अब ये काम तुम संभालो। उलमेंड्रा कहती है, चल भाग यहाँ से, हम सब संभाल लेंगे, छू छू। अगले सीन में डेनुसुके अंकल आंटी से इनका गोल क्लियर करने को कहता है, क्योंकि एक बिजनेस में आपका गोल ही सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप कितने वक्त में क्या अचीव करना चाहते हैं। आपके द्वारा बना ये इतना सारा चीमोजू जिसकी बिक्री करने में आपको आधा महीना लगता, वो एक दिन बाद खराब हो जाएगा। इसका मतलब हमें आज के दिन के एंड तक ये सारे चीमोजू बेचने होंगे। ये तीनों कहते हैं, हाँ हम इसे बेचेंगे। आगे डेनुसुके बताता है, आपके इस चीमोजू नाम के खाने का स्वाद जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ के एक खाने से बिल्कुल मिलता जुलता है, और सच मानिए ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ी कमी है। लेकिन हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। हम चीमोजू को अलग अलग डिशेस के साथ बेच सकते हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि हम इसे बेचने के लिए किस रेसिपी का यूज करें। तभी ये दोनों बताते हैं कि इनका बना चीमोजू एक काफी पुराना खाना है और इनके रेगुलर कस्टमर्स बूढ़े लोग ही हैं, लेकिन अब उनके बीच भी चीमोजू की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है और नए बच्चे तो इस खाने के बारे में जानते तक नहीं। जो जान डेनुसुके कहता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें काम को आपस में बांटना होगा। अंकल आंटी और मैं चीमोजू बेचने के नए तरीकों के बारे में सोचने लगते हैं और आप मिस उलमेंड्रा इसमें लिस्टेड स्टोर्स में जाइए
और उनसे इसमें लिखी स्ट्रेटेजी के अनुसार मदद मांगी है। जिसके बाद उलमेंड्रा यहाँ से चली जाती है। वैसे हम देखते हैं कि बाजार में काफी खेल दिखाए जा रहे हैं, लेकिन तभी ढोल बजाते हुए दानुसुके आता है। देवियों और सज्जनों, मेरी बात सुनिए, आज रुया है, एक फेस्टिवल जिसे हम एक साथ एंजॉय करेंगे। तभी हम देखते हैं कि मिस उलमेंड्रा यहाँ पर हो रही बीटल फाइट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। ये एक्साइटमेंट देख एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हम भी ये खेल देख सकते हैं, बस थोड़ी देर। पर क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि आखिर ये रुया क्या है, सो दानुसुके बताता है कि इससे एक बहुत ही अनोखी कहानी जुड़ी हुई है। काफी वक्त पहले एक बहुत ही प्यारी लड़की और एक लड़का चिमोजू को बेचा करते, और फिर एक दिन उन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो गई और दोनों को ही एक दूसरे से पहली नजर का प्यार हो गया। लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर आदमी का दिल उस पर फिदा हो गया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि जिस लड़की पर वो फिदा है वो लड़की किसी और पर फिदा हो गई है, वो आग बबूला हो गया और उसने उन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। लेकिन फिर भी वो दोनों एक चांदनी रात में एक दूसरे से फिर मिले और उसी रात को रुया कहते हैं। और उन दोनों ने चिमोजू खाते हुए हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई, और उनके इस प्यार को देखकर भगवान उनसे खुश हो गए और उन्हें स्वर्ग में आमंत्रित किया। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। जिसके बाद से उस दिन को रुया कहकर मनाया जाने लगा। रुया का मतलब होता है चांदनी रात, और आज वही चांदनी रात है। और आज के दिन आप अपने चाहने वाले को, चाहे वो आपका लवर हो या फैमिली मेंबर, उनके साथ आप एक साथ चिमोजू खाएंगे तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और दानुसुके की ये बात यहाँ सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। दोस्तों, मिस जीनोम के जाने से पहले दानुसुके ने उनसे इस रिवा फेस्टिवल की हर एक डिटेल जान ली थी। फेस्टिवल के टाइम पर जब आप किसी चीज की मार्केटिंग करते हैं तब उसकी बिक्री बहुत ज्यादा होती है। तभी हम इन अंकल और आंटी को देखते हैं जो यहाँ पर काफी सारे रंग बिरंगे, ये हैं क्या, शायद इन्हीं में चिमोजू होगा। इसमें 7 रंग हैं। लोग कहते हैं कि क्यों ना हम हर एक रंग का एक एक डिब्बा ले लें। फिर इनकी बिक्री शुरू हो जाती है। दानुसुके बताता है कि इनके पास बैठने की सुविधा भी है, आप रिलैक्स होकर खाने का मजा ले सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ बैठकर लोग खाना शुरू कर देते हैं और यहाँ बहुत सारे यंग कस्टमर्स थे। और यहाँ दानुसुके ने जिस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज किया है, रीपोजिशनिंग, वक्त गुजरने के साथ जिन प्रोडक्ट्स की बिक्री कम हो जाती है तब हम उस प्रोडक्ट की ओर नए कस्टमर्स को आकर्षित करके उस प्रोडक्ट की बिक्री फिर से बढ़ा सकते हैं। और मिस उलमेंड्रा, आपको हमारी मार्केट रिसर्च तो याद ही होगी। मार्केट में काफी सारे जवान लोग थे और जवान लोगों की एक खास बात होती है कि वो नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहते हैं। इसीलिए दानुसुके ने चिमोजू और दूसरे स्टोर्स की रेसिपी को एक साथ मिलाकर एक नई रेसिपी बनाई जो कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रातों रात ये आइटम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। यानी कि ये है चिमोजू नाम के एक नए खाने का सूरज की तरह उगना। और इसी बारे में सोचते हुए दानुसुके अजीब ढंग से हंसना शुरू कर देता है, जो देख उलमेंड्रा उसे हिलाने लगती है कि अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया। फिर दोस्तों ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम होते होते अंकल आंटी के सारे चिमोजू बिक गए और इसीलिए ये दोनों दानुसुके को शुक्रिया कहते हैं। लेकिन दानुसुके कहता है वो सभी आपकी मेहनत से बिके हैं और उन्हें बेचने में मिस जीनोम का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। उलमेंड्रा कहती है उसने तो हमारी जरा भी मदद नहीं की, वो तो यहाँ से चली गई थी ना। लेकिन दानुसुके बताता है कि वहाँ पर आए कुछ कस्टमर्स को मिस जीनोम ने भेजा था। वो शायद से बाजार के बाहर लोगों को चिमोजू के बारे में बता रही होगी। जिसके बाद वहाँ से आकर दानुसुके उलमेंड्रा से कहता है क्योंकि तुम भी इन डेमी ह्यूमंस की मदद कर रही थी, इसीलिए काफी सारे डेमी ह्यूमंस का नजरिया डीमंस के प्रति बदल गया है। और तभी ये अंकल आंटी इन दोनों को शुक्रिया कहने के लिए ये 7 रंग के चिमोजू लेकर आते हैं। दानुसुके इन्हें ले लेता है। जिसके बाद ये दोनों एक टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और बैठते ही दानुसुके उलमेंड्रा को शुक्रिया के रूप में ये एक कप दे देता है, जो देख उलमेंड्रा सोचती है कि पहले इसने मुझे वो मैजिक स्टोन दिया और अब ये वेडिंग कप, कहीं ये मुझसे शादी तो नहीं करना चाहता। और यही सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश होने लगती है। जिसके बाद वो दानुसुके से पूछती है कि इन चिमोजू को खाते हुए तुम भगवान से क्या मांगोगे। दानुसुके कहता है मैं मांगूंगा कि मेरा अगला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। बेचारी उलमेंड्रा आखिर क्या सोच रही थी। और इसी वजह से अब तो भैया उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो दानुसुके पर गुस्सा उतारने लगती है। अब अगले सीन में दानुसुके डार्क किंग को बताता है
कि उसने काफी सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया है और अपनी रिसर्च के रिजल्ट को देख मैं आपको जल्द से जल्द एक रिपोर्ट देना चाहता हूँ। मुझे एक दुकानदार के जरिए पता चला है कि हमारे पास ही में एक दूसरा राज्य है जिसे गोल्डन कंट्री कहते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए इस राज्य से शुरुआत करना बेस्ट रहेगा, और शायद ट्रेडिंग के जरिए हम हमारे राज्य में मौजूद खाने की कमी की समस्या को दूर कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द उस राज्य के साथ नेगोशिएशन की सारी तैयारी कर दें। सो तभी डीमन लॉर्ड कहता है, ट्रेडिंग में हम सोने के बदले अपने राज्य से उन्हें ये प्रोडक्ट देंगे, रोजमेरिन। डेनोसुके कहता है, लेकिन ये एक बहुत ही वैल्यूएबल आइटम है। सो डार्क किंग कहता है, सिल्फिड जैसे टैलेंटेड रिसर्चर्स आज के दौर में बहुत ही कम हैं, इसीलिए वो लोग इस आइटम को इतनी आसानी से तो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। हमारा राज्य अभी भी काफी छोटा है, लेकिन जब तक तुम चारों टैलेंटेड शख्स मेरे साथ हो, मुझे पूरा यकीन है कि हम उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया। डीमन लॉर्ड के मुंह से ये बातें सुन डेनोसुके खुशी के मारे रोने ही लगता है, लेकिन तभी डार्क किंग कहता है कि डेनोसुके, इस बार की नेगोशिएशन तुम्हें बहुत संभल कर करनी होगी, क्योंकि गोल्डन कंट्री ऑफ रैम्पेज का राजा बहुत ही भयंकर है, यानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो क्या डेनोसुके ये नेगोशिएशन सही से कर पाएगा? एपिसोड 6 की शुरुआत में हम डेनोसुके को देखते हैं, जो डीमन किंग की आर्मी के 4 इलाइट जनरल्स में से एक बनने के बाद आज अपनी पहली बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेनोसुके अब यहाँ से निकलने के लिए तैयार है, और क्योंकि डेनोसुके अकेला जाने वाला है, इसीलिए उल्मेंड्रा को उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि रैम्पेज किंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। डेनोसुके कहता है कि वो एक इलाइट जनरल है नेगोशिएशंस का, इसीलिए उसे अकेले ही वहाँ जाना होगा। जो सुन उल्मेंड्रा कहती है, तो वहाँ जरा संभल कर रहना, क्योंकि रैम्पेज किंग अभी जवान है और उसे जरा जरा सी बातों पर गुस्सा आ जाता है। एक बार एक मर्चेंट उसके पास अपना सामान बेचने के लिए गया था, लेकिन उसकी बातों पर रैम्पेज किंग को गुस्सा आ गया और उसने उस मर्चेंट को मगरमच्छों को खिला दिया। ये बात सुन डेनोसुके डर जाता है, और फिर डेनोसुके की घोड़ा गाड़ी निकल पड़ती है गोल्डन कंट्री जाने के लिए। और तभी उल्मेंड्रा बिल्कुल एक अच्छी पत्नी की तरह डेनोसुके से कहती है कि वहाँ पर अपना ख्याल रखना और कुछ भी उल्टा सीधा मत खाना और लड़कियों से दूर रहना, समझे? डेनोसुके भी हाथ हिलाकर उसे गुड बाय कहता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनोसुके अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुका है, द गोल्डन कंट्री, द रैम्पेज किंगडम। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब तक डीमन आर्मी गिम नाम का एक बड़ा ही अजीब और वाहियात अनाज खा रही थी, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो अनाज है वो सब लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए अब हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग का असल मतलब है आदान प्रदान। हम सोने के बदले में अपने देश की कोई वैल्यूएबल चीज देंगे, और देखकर तो यही लगता है कि इस दुनिया में भी सोने की बहुत कीमत है। इसीलिए इस कंट्री के साथ ट्रेडिंग करना ही हमारा सबसे अच्छा फैसला रहेगा। और अगले सीन में हम डेनोसुके को एक हॉल में देखते हैं, जहां उसके सामने एक राजगद्दी रखी हुई थी। एक इलाइट जनरल होने की वजह से उसे आसानी से रैम्पेज किंग से मिलने की इजाजत मिल गई, लेकिन फिर डेनोसुके के सामने आता है रैम्पेज किंग, और वो आकर अपनी राजगद्दी पर बैठ जाता है। डेनोसुके बताना शुरू करता है, मैं डीमन किंग की आर्मी का नया जनरल हूँ, मेरा नाम। पर तभी रैम्पेज किंग कहता है, तुम्हारा नाम डेनोसुके उचिमुरा है ना? और कुछ महीने पहले ही तुम एक इलाइट जनरल बने हो, लेकिन एक इलाइट जनरल बनने के बाद तुमने बहुत ही माहिरता से अपने आसपास की ट्राइब्स को अपने साथ जोड़ लिया है। हैरान होकर डेनोसुके मन में कहता है, ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। पर तभी रैम्पेज किंग गुस्से में कहता है, तुम्हें एक इलाइट जनरल बने काफी वक्त हो गया है ना? तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे मिलने जल्दी क्यों नहीं आए? डेनोसुके उसके सामने सिर झुकाकर कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, देखकर नहीं लगता कि डेनोसुके की ये नेगोशिएशन अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर रैम्पेज किंग के पास एडवांटेज है। जिसके बाद रैम्पेज किंग पूछता है, तुम यहाँ सिर्फ मुझे नमस्ते कहने तो नहीं आए हो, काम क्या है? डेनोसुके कहता है, मैं आपके लिए कुछ तोहफे लाया हूँ, हमारे यहाँ की सबसे बेहतरीन चांदी से बने हुए बर्तन। पर उसकी ये बात सुन किंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी मैजिकल पावर से सभी चांदी के बर्तनों को चकनाचूर कर देता है और कहता है, तुम एक गोल्डन कंट्री में चांदी की चीजें लेकर आए हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? ये बात सुन डेनोसुके अब यहाँ और भी ज्यादा घबरा जाता है, पर असल में तो यही डेनोसुके का प्लान था। जिसके बाद डेनोसुके अपने पास से रोजमेरिन निकालता है, जो देख किंग कहता है, ये तो एक लो ग्रेड
मैजिक स्टोन है। लेकिन डेनोसुके कहता है इस रोजमेरिन में मैजिकल बीस्ट को दूर भगाने की ताकत है और इसे डीमन किंग की आर्मी के द्वारा बनाया गया है। और मैंने सुना है कि आपकी गोल्डन कंट्री में बहुत सारा सोना है, लेकिन उस सोने को निकालते वक्त आपको कुछ दिक्कतें आती हैं, है ना? रॉक गोलम नाम के मैजिकल बीस्ट उन्हीं सोने की खदानों में रहते हैं और माइनिंग के दौरान उनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर माइनर्स इन रोजमेरिन्स को अपने पास रखेंगे तो मैजिकल बीस्ट उनके पास नहीं आएंगे। और आज मैं इन रोजमेरिन्स को आपके लिए एक तोहफे के रूप में लाया हूँ। आप इन्हें ट्राई कीजिए और अगर आपको ये पसंद आए तभी इन्हें लीजिए। तभी रैम्पेज किंग चुटकी बजाकर कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। और तभी वहां लाया जाता है एक मैजिकल बीस्ट और अब डेनोसुके को इसका सामना करके अपनी बात को सही साबित करना होगा। और फिर डेनोसुके के सामने आता है वो मॉन्स्टर, एक जायंट क्रोकोडाइल। डेनोसुके घबराकर अपने मन में कहता है मिस उल्मेंड्रा, मेरे सामने लड़कियां नहीं क्रोकोडाइल आ रहे हैं। लेकिन अगले ही पल में डेनोसुके रोजमेरिन की पावर का यूज करता है, जिस वजह से वो क्रोकोडाइल डेनोसुके पर हमला नहीं करता, बल्कि वो वहां से मुड़कर रैम्पेज किंग के ऊपर ही कूद पड़ता है। जो देख डेनोसुके रैम्पेज किंग की मदद के लिए फायर मैजिक का यूज करने ही वाला था कि तभी रैम्पेज किंग अपनी मैजिकल पावर से इस क्रोकोडाइल के ऊपर बिजली गिरा देता है और पल भर में ही वो क्रोकोडाइल मारा जाता है। जो देख डेनोसुके के होश उड़ जाते हैं और फिर रैम्पेज किंग कहता है वाह, ये चीज तो सच में काम करती है। साथ ही मुझे तुम भी काफी पसंद आए। एक इंसान होने के बावजूद भी तुमने मुझसे बात करने की हिम्मत दिखाई। साथ ही तुम काफी वफादार भी हो। मेरी जान खतरे में आते ही तुमने मुझे बचाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी ये रोजमेरिन खरीदने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वहाँ कुछ मोहतरमाएं आकर 3 सोने की प्लेटें लाती हैं और एक सोने की प्लेट ही 7 लाख रुपए की है। रैम्पेज किंग पूछता है तुम ये रोजमेरिन कितनी तैयार कर सकते हो? डेनोसुके कहता है अगर आप हमें 1 महीने का वक्त दें तब हम आपके लिए ऐसे 200 रोजमेरिन बना सकते हैं। किंग कहता है 1 हफ्ता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां बहुत सारा सोना लेकर आती हैं और अगले ही पल में डेनोसुके के सामने सोने के बड़े बड़े 3 पिरामिड बन जाते हैं। और फिर किंग कहता है मैं डीमन किंग की आर्मी से सारे मैजिक स्टोन्स खरीदने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में डेनोसुके ये बात सिल्फिड को आकर बताता है। सिल्फिड कहता है कि 1 हफ्ते में 200, ये तो नामुमकिन है। और हाँ दोस्तों, मुझे तो लगता है कि सभी को यही लगता है कि सिल्फिड एक आदमी है, पर हम जानते हैं कि सिल्फिड असल में एक मोहतरमा है। सिल्फिड कहता है तुम्हें ऑर्डर्स सोच समझ कर लेने चाहिए थे। हम इतने कम वक्त में इतने सारे रोजमेरिन नहीं बना सकते। जो बात सुन डेनोसुके के तो तोते उड़ जाते हैं, पर ओलुलु कहती है मिस्टर डेनोसुके ये सब डीमन आर्मी के लिए ही कर रहे हैं। सिल्फिड कहता है कंपनी में मौजूद सभी लोगों को एक दूसरे की परेशानियों को समझना पड़ता है, वरना अक्सर कंपनियां डूब जाती हैं। डेनोसुके कहता है पर 1 मिनट मिस्टर सिल्फिड, आपको ये रोजमेरिन्स हमारी कंट्री के उन एरियाज तक पहुंचानी हैं जहां पर मैजिकल बीस्ट हैं, ना कि हर जगह। मिस्टर सिल्फिड, आप काम चोरी कर रहे हैं, है ना? सिल्फिड मन में कहती है अरे ये एक मामूली सा सेल्समैन होकर इतना सब कैसे समझ गया। और फिर वो कहता है ठीक है, मैं 1 हफ्ते में 200 रोजमेरिन बनाऊंगा। पर तभी वहां एक मोहतरमा आती हैं रैम्पेज किंगडम से एक मैसेज लेकर। हमने जितना सोचा था ये रोजमेरिन्स उससे बहुत ज्यादा काम के हैं, इसीलिए किंग ने 100 और सेट्स बनाने को कहा है। यानी कि भैया अब ये 1 हफ्ते में 200 से 300 हो गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनोसुके बेचारा काम करके बहुत थक चुका है। तभी ओलुलु उसके लिए चाय लेकर आती है और हमें पता चलता है कि अब 1 हफ्ता गुजर चुका है और डेनोसुके ने 300 रोजमेरिन के सेट को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन दोस्तों, ये सेट कंप्लीट करने में इन्हें बहुत ज्यादा खर्चा आया है और यही जान ओलुलु डेनोसुके से पूछती है कि उसने ये सब मैनेज कैसे किया। डेनोसुके बताता है कि उसने साइकोलॉजी की एक टेक्निक एंकोरिंग इफेक्ट का यूज किया है। लोगों को अक्सर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले लेते हैं। जैसे इस वक्त हमें रोजमेरिन्स का एक सही प्राइस पता नहीं है, लेकिन हम चाहे इसकी कीमत कुछ भी रखते हैं, जब तक कि खरीदने वाले के मन को ये नहीं भाता तब तक किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने किंग को चांदी के बहुत ही अच्छे बर्तन दिखाए, ये जानते हुए कि ऐसा तोहफा लाने पर किंग जरूर से मुझ पर गुस्सा करेगा, क्योंकि सोने के सामने चांदी की वैल्यू ज्यादा नहीं होती। लेकिन उसके बाद मैंने किंग को रोजमेरिन दिखाए, जिससे किंग के दिमाग में सबकॉन्शियसली ही ये बात बैठ गई कि ये रोजमेरिन उन चांदी के बर्तनों से बहुत ज्यादा कीमती हैं। ओलुलु कहती है वाह, आप कितने ज्यादा अमेजिंग हो। पर तभी एक मोहतरमा आकर कहती हैं प्लीज आप 100 सेट और ऐड कर दीजिए,
जो सुन डेनोसुके को लगता है कि अब तो वो गया, सिल्फिड उसका खेला खत्म कर देगी। लेकिन इसके बाद वो सिल्फिड के पास आकर उन्हें समझाता है, जिसके बाद सिल्फिड इनके प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। काम जोरों शोरों से चलने लगता है। फिर कुछ वक्त बाद पहला सेट सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है, जिस बात से सबको बहुत खुशी होती है। अब इसी तरह रोजमेरिन्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अब काम बचता है तो बस इन्हें डिलीवर करने का। और डेनोसुके यहाँ सोचता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जब इसके अंदर मौजूद मैजिकल पावर खत्म हो जाएगी तब उन्हें ये आइटम फिर से खरीदना पड़ेगा। और फिर डेनोसुके यहाँ मुस्कुरा कर कहता है, जैसा मैंने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ। और फिर अगले सीन में डेनोसुके पहुंच जाता है अपने दिमाग के बार में। और यहाँ डेनोसुके बहुत खुश होता है, इसीलिए वो बारटेंडर से कहता है, आप भी मेरे साथ थोड़ी शराब पीजिए ना। लेकिन बारटेंडर कहता है कि वो काम के वक्त पीता नहीं। जो बात सुन डेनोसुके थोड़ा निराश होता है, क्योंकि बार में बारटेंडर और उसके अलावा कोई और नहीं होता, जिस वजह से बारटेंडर अब पीने के लिए एक बड़ी बोतल निकालता है और वो भी अब डेनोसुके के साथ शराब पीने लगता है। पर तभी प्रेजेंट में ओलुलु आकर बताती है कि ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया गया है। अगले सीन में डेनोसुके पूछता है कि क्या मतलब ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। मोहतरमा कहती हैं, महाराज का कहना है कि वो इन आइटम्स को अब आपसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारी ही कंट्री में एक मर्चेंट है और उसके पास बिल्कुल ऐसा ही प्रोडक्ट है, वो भी आधे दाम पर। जो सुन डेनोसुके सोचता है कि क्या, पर ये तो नामुमकिन है। जिसके बाद ओलुलु को इन बाकी के लोगों से माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग जैसे न तैसे इन्हें देने के लिए मैजिक इंस्टॉन्स का इंतजाम कर रहे थे। दूसरी ओर हम मिस जीनोम की आर्मी को देखते हैं, जो अपने वेपन्स देख रहे थे, क्योंकि ये सब पुराने वेपन्स हैं। सो ये महाशय आकर बताते हैं कि फंड्स की कमी होने की वजह से न्यू वेपन्स नहीं आ पाए हैं। जो सुन ये कहते हैं कि क्या फंड्स की कमी, शायद से उस नए इलाइट जनरल ने कोई गड़बड़ कर दी है। पर तभी मिस जीनोम कहती हैं, ये दिक्कत किसी और वजह से है। लेकिन अब ये जो अफवाह है ये चारों ओर फैल चुकी है कि नए इलाइट जनरल की वजह से इन्हें एक बहुत बड़ा घाटा हुआ है। दूसरी ओर डेनोसुके को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर रोजमेरिन के जैसा सिमिलर प्रोडक्ट बाजार में कैसे अवेलेबल हो सकता है। और अब डेनोसुके को ये सब लगने लगता है कि अपनी पिछली जिंदगी की तरह ही अब इस काम का दोष सभी लोग उसे देंगे। और अब इसी बात से परेशान होकर डेनोसुके डार्क किंग के पास आता है। डार्क किंग कहता है, ओ तो तुम्हारा कहना है कि ये सब तुम्हारी गलती है। डेनोसुके कहता है, हाँ, मुझसे ये समझने में भूल हो गई कि रैम्पेज किंग का मूड कितनी जल्दी बदल सकता है, और मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि अगर ये नेगोशिएशन फेल हो गई तब क्या होगा। इसीलिए मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। डार्क किंग कहता है, जो हुआ हम उसे नहीं बदल सकते। मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ बहुत बुरे तरीके से फेल हुए हो, लेकिन अब जरूरी बात यह है कि फेल होने के बाद अब तुम क्या करोगे। गलती के बारे में सोचते हुए पछताओगे या उस गलती से सीखकर आगे बढ़ोगे। डार्क किंग की इन बातों से डेनोसुके को हिम्मत मिलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेनोसुके आते वक्त कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ मिस जीनोम आती हैं और कहती हैं, तुम तो बड़े अच्छे मूड में हो। डेनोसुके कहता है, जो कुछ हुआ उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मिस जीनोम वहाँ से ये कहकर चली जाती हैं कि हाँ हाँ ठीक है। जिसके बाद डेनोसुके आता है सिल्फिड के पास, जहाँ पर मिस सिल्फिड बुक पढ़ रही थी। वो कहती हैं, काम में बिजी होने की वजह से मुझे काफी वक्त से एक अच्छी बुक पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसीलिए अभी मुझे पढ़ना है। चलो तुम जाओ यहाँ से। अब वहाँ से आते वक्त डेनोसुके सोच रहा था कि अब उसे किसके पास जाना चाहिए, पर अगले ही पल में कोई उसे एक कपड़े में कैद कर देता है। I mean, उसके ऊपर इस तरह से कपड़ा डाल देता है और उसे उठाकर ले जाने लगता है। डेनोसुके को लगता है कि क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया इसीलिए कोई उससे बदला ले रहा है। लेकिन इसके बाद एक जगह पर डेनोसुके उस थैले में से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर उस शख्स से माफी मांगता है जिसने उसे इस बोरे में कैद किया था। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने मांस पक रहा है और उसे वहाँ पर इस तरह लेकर आई हैं मिस उलमेंड्रा। वो कहती हैं, चलो खाने का वक्त हो गया है, आओ खाना खाते हैं। डेनोसुके वहीं बैठ जाता है और मिस उलमेंड्रा कहती हैं, मैं तुम्हारे ही सिखाए तरीके से ये खाना बना रही हूँ। वो कहता है, मिस उलमेंड्रा क्या आप मुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रही हैं? वो शर्मा कर कहती है, तुम्हारे मुझ पर काफी एहसान है। वैसे अगर मैं तुम्हारे थोड़ा करीब बैठूं तब तुम बुरा तो नहीं मानोगे? वो कहता है, नहीं। जिसके बाद मिस उलमेंड्रा डेनोसुके के पास आकर बैठ जाती हैं। पर तभी वहाँ ओलुलु आ जाती है और वो यहाँ फल लेकर आई है। लेकिन यहाँ सिचुएशन को देख वो समझ जाती है कि वो गलत टाइम पर आई है और इसके बाद ये यहाँ खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाने के बाद मिस उलमेंड्रा और ओलुलु यहीं सो जाते हैं।
दानुसुके उनके पास आकर उन्हें एक कंबल उड़ा देता है और फिर इन सबको शुक्रिया कहता है जिन्होंने उसकी इस गलती को नजरअंदाज करके उसे चीयर अप किया। वो कहता है, सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतने अच्छे साथी मिले। साथ ही वो डीमन लॉर्ड को याद करके कहता है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा डार्क किंग। जिसके बाद दानुसुके सीरियस हो जाता है। दूसरी ओर गोल्डन कंट्री में हम रैम्पेज किंग को देखते हैं जो उस शख्स के पास बैठे हुए थे जो उन्हें ये रोज बैरन्स कम दाम पर बेच रहा है। और दोस्तों, ये बूटेकैलियन होता है, वही सुअर जो पहले उन अंकल आंटी को परेशान कर रहा था। किंग पूछता है, तुमने इन रोज बैरन्स का इंतजाम कहाँ से किया? ये कहता है, किंग ये तो एक टॉप सीक्रेट है। और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि दानुसुके इस बारे में सोच रहा था कि मार्केट में इसी के जैसा सिमिलर प्रोडक्ट आखिर कहां से आ सकता है। अगर कोई टैलेंटेड इंजीनियर भी इस आइटम को कॉपी करने की कोशिश करता तब भी वो इतने कम वक्त में इसे बना नहीं पाता। जिसके बाद दानुसुके अपने दिमाग के बार में इन सवालों के जवाब के लिए आता है और यहाँ वो अपने खाने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ एक गिटार लेकर मिस्टर सिल्फ्रेड आ जाते हैं और वो वहीं बैठकर गिटार बजाने लगते हैं। और गिटार से निकलने वाली धुन इतनी प्यारी होती है कि वो दानुसुके का दिल ही चुरा लेती है। और अब प्रेजेंट में दानुसुके को समझ आता है कि किसी ने इन्हें चुराया है। शायद से ऐसा हो सकता है कि जिस गांव में ये लोग मैजिकल बीस्ट को भगाने के लिए रोज मैरन्स पहुंचा रहे हैं, वो गांव वाले उन रोज मैरन्स को किसी को बेच रहे हैं। तभी उल्मेंड्रा आकर बताती है कि जो रोज मैरन्स दानुसुके ने मैजिकल बीस्ट को भगाने के लिए पहुंचाए थे वो काम नहीं कर रहे हैं। दानुसुके को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद ये दोनों एक गांव में आते हैं और यहाँ पर मैजिकल बीस्ट ने काफी नुकसान पहुंचाया है। ये और कहते हैं, इन मैजिकल डिवाइसेस को हमारे गांव में आपने ही लगाया था ना मिस्टर दानुसुके, तो ये काम क्यों नहीं कर रहे? जिसके बाद उल्मेंड्रा बताती है कि मैजिकल डिवाइसेस के काम ना करने की कंप्लेंट सिर्फ इस गांव से नहीं बल्कि बहुत सारे गांव से आ रही हैं। लेकिन इसके बाद दानुसुके देखता है कि जहां पर उसने रोजमेरन को लगाया था वो वहां है ही नहीं। जिसके बाद वो दूसरी जगहों पर आकर उन डिवाइसेस की लोकेशंस को चेक करता है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी मैजिकल डिवाइस नहीं होता। अब यही सब देखकर अपने ऑफिस में दानुसुके यही सोचने लगता है कि ये सारे रोज बैरन्स गए कहाँ। उल्मेंड्रा कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? दानुसुके कहता है, अगर गांव का ही कोई शख्स इन्हें बेच रहा होता तब वो कम से कम अपने पास थोड़े रोज बैरन तो रखता ही मैजिकल बीस्ट से बचने के लिए। जिसके बाद दानुसुके कहता है कि मिस उल्मेंड्रा, आप मुझे बताइए कि कब से किस गांव से कंप्लेंट्स आ रही हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात के ही वक्त दानुसुके उल्मेंड्रा के साथ कहीं जा रहा है और ये लोग जा रहे हैं उस गांव की ओर जहां से कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है। पर तभी दानुसुके कहता है, हमें यहीं छुप जाना चाहिए। जिसके बाद उल्मेंड्रा दानुसुके की बात मानकर वहीं छिप जाती है। दानुसुके कहता है, अब यहीं मेरे पास बैठकर बिल्कुल भी शोर मत करना। उल्मेंड्रा को लगता है कि अब वो जवानी की दुनिया में अपने कदम रखने वाली है। पर तभी ये लोग कुछ नोटिस करते हैं। इनके सामने की जगह पर दो शख्स आकर यहाँ से रोज बैरन चुरा रहे थे। पर तभी इनके सामने उल्मेंड्रा और दानुसुके आ जाते हैं। दानुसुके कहता है, मुझे लग ही रहा था चोर यहाँ चोरी करने जरूर आएगा, तो मुझे बताओ कि ये काम किसके कहने पर हो रहा है। पर तभी उनमें से एक शख्स दानुसुके के ऊपर हमला कर देता है। उल्मेंड्रा उसमें लात मारकर उसे वहीं पटक देती है। सो अब वो दूसरा शख्स उल्मेंड्रा से लड़ने के लिए आता है। उल्मेंड्रा उसके हमले से बच उसे भी मुक्का मारकर वहीं गिरा देती है। लेकिन अगले ही पल में वहां पर जितने भी चोर आए थे वो वहां से भागने लगते हैं। और जब उल्मेंड्रा उनके पीछे जाने की कोशिश करती है तब दानुसुके उसे रोक देता है, ये कहकर कि प्लान कामयाब रहा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बूटेकैलियन रैम्पेज किंग के सामने उतने रोजमेरन रख देता है जितने उन्हें चाहिए थे। रैम्पेज किंग कहता है, मैं देखकर हैरान हूँ कि तुम कितनी आसानी से इतने अच्छे प्रोडक्ट का इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो, वो भी इतने कम दाम पर। वो कहता है, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं तो बस एक मर्चेंट हूँ जो अपने ग्राहक की सेवा करना चाहता है। अगले सीन में हम बूटेकैलियन को देखते हैं जो शायद बहुत सारा सोना लेकर जा रहा था। दोस्तों, बूटेकैलियन को लोग दो नामों से जानते हैं, पहला ईश्वर का भेजा हुआ दूत और दूसरा मौत का फरिश्ता। एक मर्चेंट आखिर कैसे अमीर बन सकता है? सरल सी बात है, कम दाम पर खरीद कर महंगे में बेचना। और इसीलिए मर्चेंट्स हमेशा अच्छे मौकों की तलाश में रहते हैं। एक प्रोडक्ट तब बेकार हो जाता है जब उसके बारे में अफवाहें चारों ओर उड़ने लगती हैं। इसीलिए एक मर्चेंट किसी के नोटिस करने से पहले ही उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है।
और फिर उसे अच्छे दामों पर बेच देता है। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी कि डीमन आर्मी ने रैम्पेज किंग को कांटेक्ट किया है, तब इसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई थी। ये प्रोडक्ट इतना काबिल है कि रैम्पेज किंग भी इसे खरीदने के लिए उतावला हो रहा है। मैंने तुरंत ही इस प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इंजीनियर ऐसा नहीं कर पाया। अब कोई दूसरा यहाँ हार मान लेता, लेकिन मैं तो एक मर्चेंट हूँ और एक मर्चेंट को अपने ग्राहक तक बस प्रोडक्ट पहुँचाना होता है, भले ही चाहे वो इसे खुद ना बनाए। तो क्यों ना प्रोडक्ट को चुरा लिया जाए। और अब मेरी इसी स्ट्रेटजी से मुझे बहुत मुनाफा हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि आप लोग मुझे कायर समझें, लेकिन अगर आप मुझे कायर समझते हैं तब आपको बिजनेस करने का सलीका नहीं पता। बिजनेस में कोई भी सही या गलत चीज नहीं होती। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बुटेकेलियन गोल्डन कंट्री के बॉर्डर से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी कुछ सैनिक उसे रोक देते हैं, ये कहकर कि यू आर अंडर अरेस्ट। जिसके बाद बुटेकेलियन को किंग के सामने लाया जाता है। ये पूछता है, ये क्या हो रहा है माय लॉर्ड। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि किंग एक रोजमेरिन को अपने हाथ में पकड़कर तोड़ देता है, ये कहकर कि तुम ये जो मैजिक स्टोन अब लाए हो ये इसी तरह से बेकार हैं। और इसी तरह गुस्से में आकर किंग बुटेकेलियन के आसपास बिजली गिराने लगता है और पूछता है, मुझे इसका सही जवाब चाहिए। तुमने मुझे ये कचरा बेचकर बेवकूफ कैसे बनाया बुटेकेलियन। अब बुटेकेलियन को ही कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो महाराज को वही रोजमेरिन बेचे जो उसने चुराए थे, तो ये नकली कैसे हो सकते हैं। पर तभी उसके पीछे से आता है देनोसुके। उसे देख बुटेकेलियन मन में कहता है, ये तो वही देनोसुके है जो हाल ही में डीमन किंग के 4 जनरल्स में से एक बना है। मैंने सुना है कि इसने अकेले ही माइनोटोर और ओग्रे ट्राइब के चीफ को डराकर अपनी ओर कर लिया है। ये तो डीमन किंग की आर्मी का सबसे खतरनाक शख्स है। देनोसुके यहाँ कहता है, जैसा कि आप जानते हैं महाराज, हमारी डीमन आर्मी ने एक नया मैजिक आइटम बनाया है, रोजमेरिन, जो मैजिकल बीस्ट को दूर रखने का काम करता है। लेकिन कुछ वक्त से हमें रोजमेरिन के चुराए जाने की कंप्लेंट्स आ रही हैं, जिससे हमारी डीमन आर्मी की रेपुटेशन और फंड्स को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। और इसीलिए हमने यूज किया इन डमी डिवाइस का। देखने पर ये बिल्कुल रोजमेरिन की तरह लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ मामूली से पत्थर हैं जिनमें कोई ताकत नहीं है। और दोस्तों, ये बनाने के लिए देनोसुके ने मिस सिल्फिड से कहा था। देनोसुके कहता है, मैं जानता हूँ कि इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन प्लीज आप ही ये कर सकती हैं, मेरी मदद कीजिए प्लीज। वो कहती है, ठीक है, पर बदले में मुझे बोल बार से केक लाकर खिलाना, क्योंकि दिमागी काम करने में शुगर यूज होती है। जिसके बाद इन्होंने देखा कि किन किन गाँवों से कंप्लेंट्स आ रही हैं, और फिर इन्होंने उन गाँवों के आसपास के गाँवों को चोरों का अगला टारगेट समझा। जिसके बाद हमने एक प्लान बनाया और डीमन आर्मी की मदद से सभी गाँवों में मैजिकल डिवाइसेस के डमीज रख दिए। लेकिन मिस्टर बुटेकेलियन, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर आपके पास ये डमी डिवाइसेस कहाँ से आए। बुटेकेलियन समझ जाता है कि यहाँ वो फंस चुका है। किंग भी उसके सामने बैठे हुए हैं, बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वो किंग से कहता है, माय लॉर्ड, ये सब बस एक गलतफहमी है। हमारे ये मैजिकल डिवाइसेस एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, ये बस एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। मेरी वजह से आपका वक्त बर्बाद हुआ, आप मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, बुटेकेलियन बस यहाँ से बचकर निकलना चाहता है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो फिर से अपना काम कर पाएगा। पर महाराज कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। जिसके बाद किंग अपने मैजिक से बुटेकेलियन को घेर लेता है, जिससे बुटेकेलियन भागकर कहीं जा ना सके। और फिर वहां आता है एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल मॉन्स्टर, और अब वो बुटेकेलियन को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। बुटेकेलियन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल उसके कपड़ों को पकड़ लेता है। भागने के चक्कर में बुटेकेलियन के कपड़े फट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहा था, मैं जीऊंगा, मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, क्योंकि मैं मर नहीं सकता, अपने बच्चों के लिए मैं मर नहीं सकता। और अगले ही पल में उस क्रोकोडाइल के मुंह के पास एक धमाका होता है, और ये किया था देनोसुके ने। उसने बुटेकेलियन को बचाया है। किंग गुस्से में कहता है, तुम मेरे आदेश के खिलाफ जा रहे हो देनोसुके उचिमुरा। तुम्हारे ही कहने पर मैंने तुम्हारे साथ ये नाटक रचा ताकि बुटेकेलियन की सच्चाई सामने आ सके। फिर मैंने इसे जब मौत की सजा दी, तब तुम मेरे न्याय के बीच में क्यों आ रहे हो? क्या तुम ये नहीं जानते मेरे आदेश का उल्लंघन करने से तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? देनोसुके कहता है, मैंने बस उस क्रोकोडाइल को रोका है, ना कि आपको महाराज। ये बात सुन किंग को गुस्सा आ जाता है, और किंग के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी वो 2 ड्रैगन का रूप ले लेती है।
किंग कहता है, तुम मेरे न्याय के बीच में क्यों आ रहे हो? जरा बताओ अब मुझे, क्या तुम इस आदमी के लिए अपनी खुद की जान देना चाहते हो? डेनोसुके कहता है, बिल्कुल भी नहीं महाराज, बल्कि मैं तो ये आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मिस्टर बुटिगेलियन को खोने से आपका साम्राज्य खाक हो सकता है, और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये सब अनदेखा नहीं कर सकता। किंग कहता है, एक मामूली से मर्चेंट के ना होने से मेरा साम्राज्य खाक होगा, कैसे? डेनोसुके कहता है, महाराज आपका साम्राज्य सोने की खदानों के लिए मशहूर है ना? लेकिन पिछले कुछ सालों में ये माइनिंग करने की दर घटी है, इसीलिए सोने को निकालते वक्त अब आप लोग उसकी प्योरिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन उसकी प्योरिटी के लिए ऑरेंज पाउडर जरूरी होता है। ऑरेंज पाउडर के साथ मैजिक को इन्फ्यूज करके सोने की धातु से सोना निकाला जाता है, लेकिन ऑरेंज पाउडर का सारा काम मिस्टर बुटिगेलियन संभाल रहे हैं, है ना? किंग कहता है, हाँ, तो क्या हुआ, ये जिम्मेदारी किसी और मर्चेंट को दे दी जाएगी। पर डेनोसुके कहता है, आपके साम्राज्य में ऑरेंज पाउडर की सप्लाई इंपोर्ट के जरिए काफी दूर के देश कंट्री ऑफ तोकी से होती है ना? लेकिन अब तोकी ऑरेंज पाउडर के एक्सपोर्टेशन पर प्रतिबंध लगा रहा है, क्योंकि ऑरेंज पाउडर कंट्री ऑफ तोकी का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इसीलिए वो हर एक काम को बहुत संभाल कर रहे हैं, और उस देश में बिजनेस करने की परमिशन सिर्फ मिस्टर बुटिगेलियन को है। दोस्तों, डेनोसुके यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च करके आया है। आगे डेनोसुके बताता है कि मिस्टर बुटिगेलियन साम्राज्य के उन देशों तक खाने की सप्लाई पहुंचाते हैं जो युद्ध के दौरान तहस महस हो जाती हैं, और ऐसी सिचुएशंस पर भी मिस्टर बुटिगेलियन ट्रेड करना नहीं चूकते, इसीलिए तो लोग उन्हें द मर्चेंट ऑफ डेथ कहते हैं। लेकिन इसके अलावा वो जरूरत पड़ने पर काफी सारे देशों की मदद भी करते हैं, और तोकी उन्हीं में से एक है। इसीलिए माय लॉर्ड, अगर आपने मिस्टर बुटिगेलियन को मार दिया तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये बात सुन किंग शांत होता है और कहता है, आखिर तुम इसे बचा क्यों रहे हो? क्योंकि मेरे साम्राज्य के हालात और बुटिगेलियन की जिंदगी दोनों का ही तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बुटिगेलियन मन में कहता है, द रैम्पेज किंगडम डीमन आर्मी का राइवल है, यानी उनकी नजरों में तो मैं बस एक अर्चन हूँ, तब फिर भी ये आदमी मुझे क्यों बचा रहा है? पर भैया, यहाँ पर डेनोसुके को रैम्पेज किंग की बात ही समझ नहीं आती। वो कहता है, अगर किसी को आपकी मदद की जरूरत है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आप उसकी मदद करोगे ही ना, क्योंकि फायदा नुकसान जिंदगी इससे बढ़कर है। लेकिन क्या सिर्फ मैं ही ऐसा सोचता हूँ? आपको ऐसा नहीं लगता? लेकिन ये बात सुन रैम्पेज किंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, वाह क्या बात कही तुमने, जिंदगी फायदे और नुकसान से बढ़कर है। मजा आ गया ये सुनकर। जिसके बाद अब वहां से जाते हुए किंग कहता है, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। डेनोसुके कहता है, आप बस ऐसे ही जा रहे हैं? जिसके बाद इन दोनों को ही उस हॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। डेनोसुके कहता है, अच्छी बात है कि हम दोनों ही सुरक्षित हैं, है ना? मन में कहता है, इस आदमी की बातें सुन रैम्पेज किंग का गुस्सा हंसी में बदल गया, पर इसने मेरी मदद क्यों की? पर अगले ही पल में डेनोसुके कहता है, मिस्टर बुटिगेलियन, मैं वहां बहुत ज्यादा डर गया था, मैं अभी भी कांप रहा हूँ, क्या आप मुझे सहारा दे सकते हैं? जिसके बाद हम देखते हैं कि बुटिगेलियन डेनोसुके को वहां से लेकर जाने लगता है। तभी वहां ओलुलु आ जाती है, लेकिन ओलुलु के पीछे ये लोग डेनोसुके की ओर बढ़ रहे थे। पर फिर हमें पता चलता है कि ये असल में कुछ लड़कियां होती हैं जो बुटिगेलियन की बेटियां हैं। भाई, इसकी जो बेटियां हैं ये मॉन्स्टर के जैसा, और ये इतनी प्यारी। दोस्तों, बुटिगेलियन की बेटियों को ओलुलु डेनोसुके के कहने पर यहाँ लाई है। दोस्तों, डेनोसुके ने बुटिगेलियन के बारे में रिसर्च की और उसके बारे में सब कुछ पता लगाया कि जब एक बार बुटिगेलियन तहस महस हुई जगह पर बिजनेस करने के लिए गया तो वहां मौजूद अनाथ बच्चों को उसने अपने पास रखा और उनका पालन पोषण करने लगा। और ये सब जानने के बाद डेनोसुके बुटिगेलियन को मरने नहीं दे सकता था। बुटिगेलियन मन में कहता है, मेरे बारे में सब कुछ जानकर भी इस शख्स ने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली ताकि मैं अपने बच्चों से फिर से मिल सकूं। जिसके बाद वो डेनोसुके का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। और फिर शाम के वक्त हम देखते हैं कि डेनोसुके रोजमेरिन्स की सेल्स की जिम्मेदारी बुटिगेलियन को दे देता है। बुटिगेलियन कहता है, मैंने आपको बेवकूफ बनाया और आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। डेनोसुके कहता है, डीमन आर्मी में मेरी पोजीशन की वजह से मैं चारों ओर जाकर इनकी सेल्स नहीं कर सकता, इसीलिए ये सब करने के लिए मुझे एक होनहार मर्चेंट की जरूरत है। जो सुन बुटिगेलियन कहता है, शायद अब मुझे भी अपने बिजनेस करने का तरीका बदलना होगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। अब वहां से डेनोसुके जाने ही वाला था कि तभी बुटिगेलियन उसे बताता है
मैंने अपने एक साथी मर्चेंट के मुंह से सुना था कि डीमन ओवरलॉर्ड की टेरिटरी के गिल्ड में कुछ अजीब सी मूवमेंट्स हो रही हैं और आखिर में हमें कोई शख्स दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये कौन है ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं खत्म हो गया। वैसे दोस्तों अगर तुम्हें हिंदी में एनिमे देखना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, तुम उस पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करके अपने पसंदीदा सीरीज देख सकते हो। तो अभी जाकर हमें ज्वाइन करो और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लो और चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।